देखो, उत्तराखंड का इतिहास का आज हमारा दूसरा क्लास, पहला क्लास ले लिया मैंने, और पहले क्लास में हमने जहाँ कालती का शिलालेख था ना, है ना, लास्ट में, और कालती के शिलालेख पर जो भी प्रमुख प्रमुख शब्दावली लिखी हुई थी वो सारी मैंने तुम्हें याद कराई। पिछले वाली क्लास में हमारी क्लास यही तो खत्म हुई थी, यही खत्म हुई क्या पिछले वाली क्लास? अरे भाई हम कह रहे कि जो हमारा कालसी का शिलालेख था उसके ऊपर जो प्रमुख प्रमुख शब्दावली लिखी हुई थी, जो भी उसके परवर्ड लिखे हुए थे, उनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पल्ली का ग्राम को बोलते हैं, समझ में बात, या बल्ली का अध्यक्ष सेना नायक को बोलते हैं। कल वाली क्लास हमारी यही समाप्त हुई थी। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, क्यों? क्योंकि स्पेस सिलेबस भी तो लंबा ही है। समझ, आज हम पूरी कोशिश करेंगे जो प्राचीन काल का इतिहास है, ये कुणिद राजवंश से इसे पूरी तरह समाप्त कर दो। पूर्व राजवंश और कार्तिक के पूर्व राजवंश को भी समाप्त करने की हल्की हल्की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाएगी गड्डी। समझ में आया बात है? चलो अब एक काम करो, नोट्स तो तुम्हारे पास होगा ही, आओ समझते हैं अच्छे तरीके से। उत्तराखंड का इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं तुम। एक तो प्रागैतिहासिक काल हो। देखो जैसे तुम यूट्यूब पर जाकर MCQ क्वेश्चन लगाओगे ना, उसके अंदर तुम्हें 10-12 क्वेश्चन, हार्डली 8-10-12 क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे। उत्तराखंड का पुरातात्विक विभाग का जनक हेनवुड होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक, तो उसे ठहका अपने नोट्स में लिख लो, शुरू में लिख लो, जहाँ जहाँ बची हुई उसे लिख लो। नोट्स कभी किसी का पूरा नहीं होता, उसमें खुद भी अपनी तरफ तो ऐड ऑन करना पड़ा, और यही एक समझदार बच्चे की कलाकारी हो। समझ में आए बात है? किसी का भी पूरा नहीं होता कि सरा मेरे ही नोट्स था जगह, वो तो गधापन है। फिर समझ बात है, वो फिर कह ली उत्तराखंड ही पढ़ेगा, उसे ऐड ऑन करना सीखो। समझ बात है? मान लो तो कोई चैप्टर तुमने पढ़ लिया, अब उसे ना टेस्ट करने के लिए इसमें से क्या आएगा जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया, बहुत जरूरी, सबसे मेन जरूरी है। 70% हिस्सा वही कवर करेगा तुम्हारा। यहाँ जो मैं पढ़ा रहा है तो कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को क्वालिफाई करने के लिए किसी बुक का और सहारा लो, या बुक नहीं ले सकते तो यूट्यूब का सहारा लो, और उसमें जाकर कम से कम 3-4 वीडियो के MCQ लगा के चले जाओ। तो जो जो नया क्वेश्चन दिखाई दे तुम्हारे नोट्स में नहीं है, उस वहीं लिख लो, लो बन गया हमारा नोट्स अच्छा। ये सबसे पहला काम होगा, घर जाके यही करे करो जरूर, नहीं तो अगले टाइम मिलने का इसका। एक पेज ले करो साथ में, जो अलग अलग क्वेश्चन है वहीं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर ले करो। बात समझ में आई है? समझ में आ रहा है? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो जितना मैं समझाऊंगा ना इतना ही बस दैट सफिशिएंट। हकीकत बताऊं तुम्हें क्या है, इससे ज़्यादा किसी बच्चे के याद भी नहीं होता और लंबे समय तक याद भी नहीं रख पाता हो। इसलिए मैं कनेक्टिविटी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मैं बताऊंगा इतना ही बहुत बहुत बहुत, इतना ही यार, नहीं होता इतना, इसके ज़्यादा। अब सवाल है कि भैया उत्तराखंड का जो इतिहास होगा उसे 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो प्राचीन काल होगा, एक मध्यकाल होगा, एक आधुनिक काल हो गया, और उसके बाद इसमें एंशिएंट हिस्ट्री है। उसके अंदर हम 3 वंशों को पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले, कुणिद राजवंश, एक पूर्व राजवंश, कार्तिक के पूर्व राजवंश, इसे बाद में जाकर कत्यूरी राजवंश भी कहा जाए। समझ बात? इसे लेकर खुद ही इतिहासकारों में मतभेद, वो सारी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। वहां तो सवाल भी नहीं पूछता जहां मतभेद होगा। उसके बाद जब मध्यकाल पढ़ेंगे तो भैया वहाँ कत्यूरी वंश पढ़ने वाले, उसके बाद कुमाऊं का चंद्रवंश पढ़ने वाले, गढ़वाल का परमार वंश पढ़ने वाले, गोरखा, उसके बाद आधुनिक काल पढ़ेंगे ना, जब हम आधुनिक काल पढ़ते वक्त गोरखाओं का प्रशासन पढ़ने वाले, उसके बाद जन आंदोलन पढ़ने वाले, कैसे उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन कर दिया, उसके बाद क्या होगा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन पढ़ने वाले कि कौन कौन से व्यक्ति जिन्होंने उत्तराखंड के जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, भारत को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राज्य का निर्माण पढ़ेंगे कि राज्य का निर्माण कब हुआ। उत्तराखंड तो 9 नवंबर 2000 के बाद बना, तो यहाँ के कुछ लोग थे महत्वपूर्ण जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, उनकी भी हम बात समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यस और नो? अब हम पहली बात समझते हैं, नोट्स के हिसाब से चलोगे तुम तो नोट्स में लिखा हुआ प्राचीन इतिहास, लेकिन उत्तराखंड का अगर तुम्हें प्राचीन इतिहास समझना तो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए पहले वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। हेलो, जियोग्राफिकल कंडीशन को समझना होगा। तो भाई उत्तराखंड का इतिहास लिखना एक समग्र और सिस्टमेटिकल तरीके से आसान नहीं है, कारण यहाँ ये पूरा का पूरा दुरुस्त क्षेत्र था, और दुरुस्त का मतलब यहाँ पहाड़ भी है, पत्थर भी है, नदी भी है, झील भी है, और एक राजा का कोई एक स्पेशल कर्म नहीं है, ये राजा तो उसके बाद वो राजा आगा, उसके बाद ये राजा आगा। इसका मतलब सबसे पहले नंबर पर पहली बात, क्योंकि यहाँ की अगर कोई इतिहास पता करना है तुम तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति जाननी होगी पहले तुम्हें। लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति का मतलब यहाँ का जियोग्राफी, और यहाँ का जियोग्राफी स्ट्रक्चर देखोगे तुम तो यहाँ का एक दुरुस्त क्षेत्र था। सर ये दुरुस्त क्षेत्र क्या हो? दुरुस्त क्षेत्र का मतलब तीतर भीतर वाला क्षेत्र, छिचलेपन वाला क्षेत्र। छिचलापन क्या हो? 10 घर यहाँ से, 4 वहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। अब बताओ इनका इतिहास कैसे लिखा? एक राजा यहाँ से और यहाँ तो उठकर वहाँ चला गया, यहाँ तो उठकर यहाँ चला गया, सारा इतिहास तितर भीतर होगा। ठीक, लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ इतिहासकारों ने उसने क्या करा, एक गिना चुना जो इतिहास था वो निकाल लिया, और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पर सबसे पहली बार जो राजनीतिक शक्ति थी जिसने शासन करा उसका नाम कुणिद थे। ये कई बार सवाल पूछा गया, और वो सन भी बताया, ये कब की बात है, कौन से सन के आसपास की बात है, 2 से लेकर 3री शताब्दी से पूर्व।
200 से लेकर 300 ईस्वी के बीच की बात है, 200 से लेकर 300 ईस्वी के बीच की बात है, 200 से लेकर कब की बात है, 300 ईस्वी के बीच, जब ना भारत की जो, सुन लो, ये यहाँ तो इतना सा हिस्सा उत्तराखंड होगा भाई, ये हो हमारा, ये हमारा उत्तराखंड मान लो, यहाँ या दिल्ली मान लो। दिल्ली की गद्दी पर उस टाइम पर मौर्यों का शासन था। किसका? मौर्यों का शासन। अब मौर्यों से पहले क्या था? दिल्ली की गद्दी पर मौर्य काल चला दिल्ली गद्दी पर। मौर्य काल का मतलब मौर्य शासक बैठे हुए थे दिल्ली गद्दी पर, और जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहेगा ना, पूरे भारत पर उसका ही शासन होगा। मगध था, मगध था, मौर्य था। अरे छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूँ समझ लो, दिल्ली की गद्दी पे मगध वाला होता है, मौर्य नहीं आते हैं। कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ तुम, ठीक। इस टाइम पे यहाँ मौर्यों का शासन था, ऐसा समझ लो तुम, समझाने के लिए कि पूरे भारत पर मौर्यों का शासन था। मौर्य जो कहेंगे ना, मौर्य काल कौन? मौर्य काल एक प्रकार का, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं सुना क्या? पूरे भारत के अंदर ना, यूँ समझ जाओ, जो मौर्य शासक कहेंगे वही पूरे सबको करना पड़ेगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं यहाँ दिल्ली की गद्दी कह जरूर रहा हूँ, लेकिन यहाँ दिल्ली की गद्दी तो सल्तनत काल में आ गई जाकर। मेरा कहने का भाव समझो, क्या कहना, मैं यूँ कह, दिल्ली का इशारा करके मैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ कह रहा हूँ। अभी मोदी जी जो कहेंगे ना, वो पुष्कर धामी को करना पड़ेगा, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही जो उत्तराखंड के वासी होंगे ना, उस टाइम पर जब दिल्ली की गद्दी पर, अभी मैं दिल्ली गद्दी नहीं, वैसे भले ही मगध था वहाँ से, मौर्य काल का शासन था पूरे भारत पर, तो उस समय यहाँ उत्तराखंड में पहली राजनीतिक शक्ति पाई जाती है। उससे पहले का इतिहास ही गायब, किसी को कुछ नहीं पता क्या था। दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से पहले यहाँ क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो पहली राजनीतिक शक्ति आती है जिसने उत्तराखंड पर शासन करने का प्रयास करा, उस राजनीतिक शक्ति का नाम है कुनिंद राजवंश। ये बात बताओ, समझ में नहीं? इससे पीछे किसी के पास कोई इतिहास नहीं है। अगर कोई दावा कर रहा है तो झूठ बोल रहा हो। मार्केट में जितनी किताबें सारी झूठी है। बात समझ में क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो ये बताओ, पूरे भारतवर्ष टाइम पर मौर्यों का शासन था, और इस टाइम पर हाँ उत्तराखंड के अंदर, ये उत्तराखंड हमारे पास, इस उत्तराखंड के अंदर कुनिंद थे। कौन थे? कुनिंद थे। याद रही बात? तो कुनिंद ना पहली राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का क्या मतलब है? राजा, राजा थे पहले राजा, उत्तराखंड के पहले राजा हैं, तो पहली राजनीतिक शक्ति होगी, ताकत होगी, जिन्होंने उत्तराखंड के लोगों पर कब्जा जमाने की कोशिश करी। समझ में आई बात? या उससे पहले का हमें इतिहास नहीं मिलता। दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, ईसा पूर्व ईस्वी की बात है। उस टाइम पर पूरा भारत मौर्यों के अधीन हुआ करता था, मौर्यों के अधीन हुआ करता था, तो ये भी मौर्यों के अधीन थे। ये सवाल बनेगा कि बताओ जो कुनिंद शासक थे वे किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। अब बात कब किया? दूसरी तीसरी शताब्दी की, दूसरी तीसरी ईस्वी की। शताब्दी कह दो, ईस्वी कह दो, दूसरी तीसरी ईस्वी कह दो, सही बात? याद रहेगी बात? पहला सवाल, तो उत्तराखंड के अंदर पहली राजनीतिक शक्ति जिसने शासन करा उसका नाम क्या है? कुनिंद। कुनिंद तो पहले था यहाँ, है था ही, उसके बाद पहली राजनीति कुनिंद थे। जितना इतिहास की जानकारी मिली इतना मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अब परीक्षा वाणी खोल कर देख लो, इतना ही डाटा, इससे ज़्यादा पढ़े भी नहीं जाता, इससे ज़्यादा पढ़े भी नहीं जाता। बेवकूफ़ी जो पढ़ेगा इससे ज़्यादा। पता लग चुका है? नेक्स्ट नेक्स्ट चलो। अच्छा, मुझे जानकारी कहाँ से मिली है? आप कहाँ से बता रहे? ये अपना भी बता रहे फालतू कि जो कुनिंद शासक मौर्यों के दिन थे। भाई यह बात ना कालसी शिलालेख पर लिखी हुई, और कालसी शिलालेख मैंने कल ही पढ़ा था तुम। कालसी कालसी शिलालेख, यह बात वहां लिखी हुई कालसी शिलालेख पर। बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम? कुनिंद शासक किसके दिन थे? उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुनिंद। टेस्ट बोलो और बताओ, सुनियो, पता लग चुका है? तो उत्तराखंड में पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी जो शासन करा? बात कब की? दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी का बात, तीसरी चौथी शताब्दी क्या? हाँ तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने का ही नहीं। ये सन ईस्वी कभी नहीं पूछना, डोंट वरी, घबराओ ना। आगे चलो, मौर्य के दिन थे, कालसी शिलालेख से जानकारी मिली कुछ ना। इंपोर्टेंट फैक्ट बताओ सर जी, और बताओ इसके अंदर इंपोर्टेंट, इस एक ना इंपोर्टेंट बात, नोट्स के हिसाब से चलना बिल्कुल, क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ना ना मूर्खता ही होगी और याद नहीं होता, भूल जाओगे। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता यानी जियोग्राफी का बहुत अच्छा जानकार है, नाम है टोलबी।
और टोलमी ने पता क्या बताया, पता क्या बताया, पढ़ो ही करे क्या बताया वो टोलमी, तारा क्या कह रहा है टोलमी, एक प्रसिद्ध ये बताना चाह रहा, यू कह रहा है जो कुनिंद थे ना इन्हें कुलेंद्री भी कहते थे, और ये व्यास नदी है, कौन सी नदी है, यह व्यास नदी, कौन सी नदी है, व्यास नदी। और जो दूसरा ये मैं नहीं कह रहा, मैं हूं कौन कहने वाला, ये प्रसिद्ध भूगोल वेदता नाम टोलवी, इसका खुद का कहना, यू कह रहा है जो कुनिंद थे ना ये अलकनंदा नदी से लेकर व्यास नदी तक फैले हुए थे, ये अलकनंदा नदी होगी हमारी, कहां तक फैले हुए थे, व्यास नदी तक। कौन फैले हुए थे, ये कुनिंद राजवंश के लोग, कुनिंद शासक, ये बात बना या कुछ और, अच्छा 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 सॉरी सॉरी, अच्छा टोलमी ने ये बताया गंगा, अच्छा गंगा, गंगा और यमुना, सॉरी गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में फैले हुए थे, ऊपरी क्षेत्र में फैले हुए थे, ये बात टोलमी कह रहा है। ठीक, पूछने का इन सवाल यहाँ तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टोलमी क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, याद रखना कि जो उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी ना वो कुनिंद थे, और ये मौर्यों के अधीन थे, बस इतना याद रखना, दो ही सवाल यहाँ याद रखने और कुछ नहीं याद रखना, समझ गए। कुनिंद का सबसे शक्तिशाली शासक पूछे जा, देखो ना तो पहला शासक मिला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, पूछने का भाई और करना भी क्या ना कर्म याद रख, समझ बात यार। सबसे पहला जो शक्तिशाली शासक मिला कुनिंदों का, सबसे शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शक्तिशाली शासक, शासक उसका नाम अमोघ भूति, अमोघ भूति। अब सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति मिला। अब भाई अमोघ भूति मिल ही गया, अमोघ भूति का शासन नक्षत्र बताया गया। मैंने जो तुम्हारे पास नोट दिया उसके अंदर मैप बना हुआ, एक तरफ व्यास नदी बना रखी, एक तरफ अलकनंदा बना रखी, उसके बीच का जो क्षेत्र है ना वहां अमोघ भूति का शासन था। इसका मतलब सब अयू बताओ, किसी भी राजा का क्षेत्र अगर ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा, इसका मतलब उसने बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया होगा और वो बहुत सच में शक्तिशाली शासक होगा, जिसका साम्राज्य का ऑटोमेटिक विस्तार होता चला जाएगा। अमोघ भूति उनमें से एक, जिसका जो साम्राज्य था ना काफी बड़ा होता चला गया था, इसलिए इस मतलब कुनिंदों में एक ही शासक मिला, उसका नाम अमोघ भूति। अमोघ भूति याद रहेगी बात। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति, सन बताओ, सन कौन सा, तीसरी चौथी शताब्दी, तीसरी चौथी शताब्दी, याद रहेगी बात। कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति, और जो अमोघ भूति है उसका शासन क्षेत्र पता लग चुका तुम्हें कहां तक था, गंगा से ले व्यास नदी से लेकर व्यास नदी से अलकनंदा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, यहाँ इस पूरे एरिया में अमोघ भूति का शासन था किसी जमाने में। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट्स में लिखा हुआ। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट। अब यहाँ तो मुद्रा भी मिली हुई, जहां पर जो मुद्रा मिली ना, यहाँ जो मुद्रा मिली इस पूरे क्षेत्र था, यहाँ व्यास नदी आ जाएगी, कौन सी नदी, व्यास, और यहाँ कौन सी आ जाएगी, अलकनंदा नदी। नोट्स के हिसाब से चलना, अलकनंदा अलकनंदा आ जाएगी नहीं, इसके बीच में ना कुछ मुद्राएं मिली, और जो मुद्राएं मिली ना, ठीक, वे तो तांबे की भी है और किसकी है, में चांदी की भी है, रजत की, और उसमें ना पता क्या है, देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ और हिरण का चित्र बना हुआ। दोबारा फिर समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र ना, ये पूरा अलकनंदा, और जो अलकनंदा हुई और व्यास नदी के जो बीच का क्षेत्र, यहाँ इस सब पर अमोघ भूति का शासन था। अमोघ भूति कौन, हमें नहीं पता, भाट में गया अमोघ भूति, इसका नाम याद करना, पेपर में पूछा जाएगा, सही बात है, इससे फालतू याद करने की जरूरत भी नहीं है। सब उत्तराखंड पर पहली राजनीतिक शक्ति जिसने शासन करा, पहले राजा कौन थे उत्तराखंड पर, कुनिंद। कुनिंद किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे। बात कब की है, तीसरी चौथी शताब्दी, तीसरी चौथी ईस्वी की कह दो, सही बात है, तीसरी चौथी शताब्दी कह दो, यस और नो, याद रहेगी बात। या उसके बाद कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघ भूति। अमोघ भूति का शासन क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था, पता लग चुका है, ठीक। अब यहाँ से ना, जब यहाँ तो खुदाई करी गई सब क्षेत्र में से, तो यहाँ तो एक तो लक्ष्मी का वो मिले तांबे की मुद्रा, और एक मिली चांदी की मुद्रा, और तांबे की और चांदी की जब मुद्रा मिली तो इससे अंदाजा लगाया गया कहाँ का चित्र बना हुआ था, और जहाँ का चित्र बना होगा ना वो पक्का उसी चीज, जो राजा होगा वहां का वो ना उसको जरूर मानता होगा, लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ था, लक्ष्मी जी का, किसका, और दूसरा चित्र बना था एक और हिरण का। अब बताओ, किसी सिक्के पर अगर कोई राजा लक्ष्मी जी का चित्र बना रहा, इसका मतलब धन प्रेमी होगा, अंदाजा लगा सको। अगर किसी राजा ने हिरण का चित्र बनाया, इसका मतलब प्रकृति का संरक्षण करता होगा। बात समझ नहीं, बात ये कहना चाह रहा हो, हिरण मिलना, जब किसी सिक्के पर हिरण मिल जाना तो इसका मतलब इस बात का प्रतीक हो कि कहीं ना कहीं वो प्रकृति को संरक्षण देता होगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हम भी एक इतिहासकार है,
ये तो इसलिए तो बताया गया है, और क्या है, इतनी बात बताओ। उसके बाद यहाँ ना प्राकृत भाषा में एक चीज और छपी हुई, इस पर जो प्राकृत भाषा में एक चीज छपी हुई, क्या लिखा हुआ बताओ? राज पुनिंद अमोघ भूति महाराज महाराजसन, ये लिखा हुआ ना, ये लिखा, ये भी पूछ ले कभी कभी, कोई बात नहीं है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां तक कहा जाता, हेलो, कहा जाता जब अमोघ भूति डिलीट हो गए, जब कोई भी शक्तिशाली शासक डिलीट हो जाएगा ना, ये समझ जाओ उस राज साम्राज्य का पतन नहीं हो जाएगा, तो कुनिंदों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है? अमोघ भूति मर गया। कौन मर गया है? तो बताओ क्या हुआ फिर इसके बाद? इसके तो यहाँ ना जैसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ना, हाँ, तो इसकी कहते हैं यहाँ ना, जब अमोघ भूति का शासन खत्म होगा, मतलब अमोघ भूति डिलीट होगा, तो यहाँ शकों ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? नो बताओ। इस क्षेत्र पे शकों का आक्रमण हो जाएगा। किसका? शकों का आक्रमण हो गया। अच्छा, जब शकों का आक्रमण हो ही गया यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ शकों का आक्रमण हो गया, ठीक। किसका आक्रमण हुआ यहाँ से? और इसने ना जो उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे उधम सिंह वाला क्षेत्र हुआ, हरिद्वार वाला क्षेत्र हुआ, देहरादून वाला क्षेत्र हुआ, जो भी मैदानी क्षेत्र और जो भी प्लेन वाला एरिया, उसमें सब ने वहां ना शकों ने अपना अड्डा जमा लिया। शक आए, शक, और शक ना पूरे भारत में आए थे, खाली उत्तराखंड में नहीं आए थे। अब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे, तो उत्तराखंड में भी तो आए होंगे कहीं कभी, तो यही सब शक यहीं आए थे। इनके समय में ही आए थे, कुनिंदों के समय में ही पता लग चुका है। पूछने लगा तुमसे, बताओ कि जो शकों का आक्रमण हुआ वो किसके समय में? कुनिंदों के समय में हुआ। मैदानी क्षेत्र पर उनके टाइम पर कब्जा कर लिया उन्होंने। ये जो शक आए होंगे सीधे उत्तराखंड में आए होंगे क्या भारत में आए होंगे? पहले भारत में आए थे। कहां से आए थे? ये खैबर जो दर्रा पड़ा वहां से, जम्मू कश्मीर के आसपास, उस तो जो होते हुए आए थे शक। याद रहेगी बात यार। पहले शक आए, फिर कौन आए थे? पहलव। फिर कौन आए थे? कुषाण। शक, पहलव, कुषाण आए थे, नहीं आए थे? ठीक, पहले शक आए हमारे आगे, ठीक। तो शकों ने आक्रमण करा, उत्तराखंड में भी आक्रमण करा होगा, तो उत्तराखंड में कब्जा करा होगा उन्होंने, कर दिया। और किसे खत्म कर दिया? कुनिंदों को। कुनिंदो कहते बेटा तुम जाओ यहाँ से, तुम डिलीट कर दिया तुम्हें, ठीक। सब बताओ कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गया यहाँ तक। इतिहास को जोड़ जोड़ कर पढ़ना हल्का हल्का। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इतना ही नहीं, कुमाऊं क्षेत्र, अगर तुम कुमाऊं क्षेत्र में जाओगे, उत्तराखंड है नहीं हो, उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं क्षेत्र में जाओ, तुम कहां जाओगे? तो कुमाऊं क्षेत्र में जाओगे ना उत्तराखंड के, तो कुमाऊं क्षेत्र में ना सूर्य, एक तो सूर्य मूर्ति मिलेगी। कौन सी मिलेगी? सूर्य मूर्ति। हाँ, और मंदिर मिलेंगे वहां से, और मंदिर मिलेंगे और सूर्य की मूर्ति मिलेगी। इस बात तो प्रमाण मिल रहे, कुमाऊं के अंदर जाओगे तुम तो इस बात के पक्का। ऐसा नहीं बताओ उधम सिंह नगर कहाँ पड़ा? कुमाऊं में पड़ा, गढ़वाल में पड़ा? तो जब कुमाऊं के अंदर पड़ा ना, वहां के कुछ ऐसे मंदिर होंगे, अल्मोड़ा के अंदर भी है, नैनीताल के अंदर भी है, तो ये समझ जाओ वहां तो कुछ ऐसे मंदिर भी लगे, उन मंदिर के अंदर ना जो शक शासक उनके प्रमाण मिल रहे। इसका मतलब पक्की बात है, यहाँ शकों का आक्रमण हुआ था। इस बात की पुष्टि हो रही है यहाँ तो। यस और नो? ऐसे ही तो मैंने कहा था, नहीं तीतर बीतर रही है इतिहास, कहीं कहीं से उठाएंगे हम। इसमें मेरी मजबूरी भाई, समझ बात या इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? तो इसे उसके बाद अल्मोड़ा के अंदर पड़ेगा, देखो एक ये अल्मोड़ा के अंदर कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। और वहां मिलेगा कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर। सर ये क्यों पढ़ा रहे आप? सूर्य मंदिर कुछ मिला गया यहाँ तक? बताओ क्या मिला यहाँ तक भाई? क्या मिला यहाँ तक? कुछ तो मिला होगा यहाँ तक। क्यों? इसी मंदिर तक, कटारमल के सूर्य मंदिर से ही शकों के आक्रमण की उपस्थिति का पता लग रहा है कि यहाँ पक्की बात है सूर्य मंदिर वहीं बना के दावत है। समझ गए? यहाँ शकों का आक्रमण हुआ था। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं? पीछे सारा जोड़ जोड़ कर चलूंगा मैं, ताकि तुम्हें जिंदगी में कभी इतिहास ना पढ़ना पड़ा। और सारा याद भी करवा के चलूंगा, लेट लगा दूंगा, लेट कर दूंगा, लेकिन याद चलू जो करवा दूंगा। इतनी बात बताओ समझ में? उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंदों का शासन कब तक रहा? उत्तराखंड का इतिहास सिस्टमेटिकल तरीके से है नहीं है? शुरू में सही ऐतिहासिक क्रम होगा, कत्यूरी वंश से जाकर स्टार्ट ऐतिहासिक जो क्रम होगा सही, पहला राजा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। अभी कोई फिक्स राजा नहीं मिलने का, जितना मिला उनते सवाल पूछे एक दो, अब बहुत ही कम चांस रहा सवाल पूछने के, जो रहा वही बोर्ड पर टच कर दिया गया। यस और नो? उसके बाद यूं बताओ, ये कुनिंद उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहले राजनीतिक शक्ति कौन थे? कुनिंद। तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी की, चौथी शताब्दी की बात है। ये जानकारी कहां से मिली? कालची शिलालेख था। कालची शिलालेख कहां से? देहरादून में। कालची शिलालेख को सबसे पहली बार खोज किसने करी थी? मिस्टर फॉरेस्ट ने। कब करी थी? 1860 में। 1860 में इंडियन पेनल कोड बना था, धारा। अब उसका नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया, सब बदल दिया गया। भाड़ में जाओ दुनियादारी। उसके बाद आगे चलो,
अब ये बताओ, एक प्रसिद्ध इतिहासकार है टोलमी, और टोलमी का क्या कहना, ये कह रहा है जो उत्तराखंड का क्षेत्र है ना, बताओ क्या टोलमी ने क्या कहा, कमेंट करा टोल, क्या कहा, नु कह रहा है जो कुनिंदों का शासन था ना जहां से, है ना, नु कह रहा है यहाँ ना जहाँ कुनिंद रहा करते थे वो गंगा और यमुना के ऊपर रहा करते थे। अब देख लो मैप में जाकर गंगा और यमुना कहाँ सी, उसके ऊपर रहा करते थे कुनिंद। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये भी बताया गया, क्या बताया गया बताओ, सप्त शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। उसके बाद अमोघ भूति, खाली अमोघ भूति का शासन क्षेत्र बताया गया, ये कह रहा अमोघ भूति व्यास से लेकर अलकनंदा नदी तक के बीच में क्षेत्र में फैला था उसका शासन, इतने क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था उसने। और यहाँ था ना तांबे की मुद्रा मिल रही, चांदी की मुद्रा मिल रही, ठीक, और उस पर ना हिरण का चित्र मिल रहा है, लक्ष्मी का चित्र मिल रहा है, और हिरण का और लक्ष्मी का चित्र मिलना किस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक कहीं ना कहीं में देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। इसका मैं एक स्टेटमेंट पूछ लिया, बताओ निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहले नंबर पर तुमसे पूछ लिया कुनिंद शासक देवी देवताओं में विश्वास करते थे, अब क्या करोगे वहां से, अब क्या करोगे, हाँ या ना, क्यों अंधे हो गए, दिख रही लक्ष्मी जी का चित्र मिला वहां था, सिख को पता क्यों लक्ष्मी। दूसरे नंबर का बताओ, दूसरे नंबर बताओ, वे प्रकृति के पूजक थे, यस प्रकृति पूजक थे। ऐसे सवाल बढ़ेंगे फ्यूचर में जाकर, फिर तुम याद करोगे इस लेक्चर को उठाकर। चले कटार, ओहो फिर क्या हुआ, हेलो फिर क्या हुआ, अमोघ भूति का सत्यानाश हुआ, अमोघ भूति डिलीट हुए, बोलो स्वाहा। अमोघ भूति जाने के बावजूद, हेलो अमोघ भूति जाने के बावजूद यहां शकों का आक्रमण हुआ, किसका आक्रमण हुआ, अरे भाई जब शकों का, और शक उत्तराखंड में ही घुसे थे पहली बार या भारत आए थे, अरे भारत पर कब्जा करने आए थे, धीरे 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 चलते 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 उत्तराखंड में भी चले आए, और जब उत्तराखंड में चले गए उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब मैदानी क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, हमें इस बात के प्रमाण मिले जब हम अल्मोड़ा के अंदर कटारमल का सूर्य मंदिर जाकर देखते हैं, वहां तो शकों के प्रमाण की पुष्टि होती है, वेरीफाई होता कि यहां पक्की बात है, यहां शकों ने आक्रमण करा था। बोलो स्वाहा। हमारी नहीं आ रही सर, हाँ कुनिंदों की मुद्राएं कहीं और से भी मिली क्या, हाँ सर आपके नोट्स में लिखा हुआ देवडूंगा, क्या लिखा हुआ, देवडूंगा। अब यही पूछ रखा, कई बार पूछा हुआ देवडूंगा कहां से, बच्चों की खोपड़ी खराब हो जा कि बच्चों सवाल पता नहीं कहां तो पूछे, देवडूंगा, देवडूंगा, तो देवडूंगा कहां पड़ेगा, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, बहुत बच्चा जोड़ा मेरे साथ उत्तरकाशी का, देवडूंगा, पता लग चुका है। हुआ क्या यहां तक, कुनिंदों की मुद्राएं उत्तरकाशी से भी मिली हुई और देवडूंगा से भी मिली हुई, उत्तरकाशी के देवडूंगा से मिली और टिहरी के अठूड़ से मिली। एक तो देखो, एक और अठूड़, अठूड़ कहां से पड़ेगा, टिहरी, याद रहेगी बात या, यस और नो, लोग करें, अरे भाई पता लग चुका, देवडूंगा कहां पड़ा, और अठूड़ मैंने यहां क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि यहां तो कुनिंद शासक थे ना, ये कुनिंदों के पापा जो अमोघ भूति, इन्होंने छपवाई होंगी मुद्राएं, यहां से भी मिल रही, खोद खोद कर देख रहे, खोद खोद कर, सही बात या भाई, कैसे मिली है मुद्राएं, भाई यूं ही मिल जाएगा मुद्राएं, अरे भाई कभी ना कभी कोई ना कोई गया होगा, काजल अपने मामा के यहाँ गई होगी, जेब में 4 रुपए डाल कर लेगी, कितने 4 रुपए नहीं, चलो 10 रुपए का नोट कह दो, 10 रुपए के नोट पर गांधी जी का चित्र बना हुआ, किसका, गांधी जी छोड़ दो, भाई जी का चित्र बना हुआ, यहाँ का राजा मैं हूँ, मैंने मुद्रा चला रखी है, इसकी जेब में पैसे डाल दिए, मैं गई या, सही बात या, बाद में जाकर पता इसकी तो जेब ही फटी हुई थी, वे पैसे वही निकल गए, सही बात या। एक दिन बाढ़ आई, बाढ़ आने पर क्या हुआ पता, सब मर गए, मरने के बावजूद फिर 2-4 लोग बचे हुए थे, और वे खुदाई करते रहे, इसके हाथ में मुद्रा निकल आई, तो फिर अंदाजा लगाएंगे इस जमाने में एक सोनू नाम का राजा था, उस पर चित्र बना हुआ था उसका, सही बात या। उसके बाद यहाँ कोई आया था देखो, और उसके बाद खुदाई करके कुछ भी मिलेगा, इसका मतलब यहाँ के लोग यहाँ तक यात्रा किया करते थे। मुझे पता कैसे लग रहा है, हेलो ए मुझे ना ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, सुनो ध्यान लगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब ये अठूड़ था और यहाँ देवडूंगा था उत्तरकाशी के टिहरी था, यहाँ तक जब ये कुनिंदों की मुद्राएं मिल रही, मुझे लगा ये ना यहाँ उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री के पास यात्रा पर जाते होंगे, नहाने जाते होंगे गर्मियों में, हाँ जी अंदाजा लगा सको, और उनके पैसे खो जाते होंगे वहीं से। अब सवाल नेक्स्ट, कुनिंद शासक यही नहीं मानने के, कुनिंद शासकों को महाभारत पढ़ने पर
द्विज कहा गया, द्विज, द्विज। ये सवाल पूछा हुआ कि बताओ द्विज किसे कहा गया, कुनिंदों को। कहां कहा गया, महाभारत के अंदर। यस और नो। अब सवाल, जब कोई शासक बनेगा, राजा बनेगा, कोई ना कोई अपनी राजधानी बनाएगा। मैं उत्तराखंड का राजा अपनी राजधानी बनाऊंगा बहादुराबाद को। किसे बनाऊंगा, क्योंकि वहां मेरा ऑफिस होगा, मेरा प्रशासन होगा, सारे कार्यालय मेरे वहीं होंगे, बहादुराबाद मेरी राजधानी होगी। मैं उत्तराखंड का शासक अपनी राजधानी बनाऊंगा किसी न किसी जगह जहां मैं रहा करूंगा। यस और नो। इस समय जो कुनिंदों के शासक होंगे ये चचा अमोघ भूति हो गए। कौन, चचा अमोघ भूति हो गए। इनकी कोई ना कोई पहली राजधानी रही होगी, वो भी पूछे जा। इनकी जो प्रथम राजधानी थी ना, जो कुनिंदों की पहली राजधानी थी, ये जो कुनिंद थे ना, हेलो, कुनिंदों की प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी। तो कुनिंदों की जो प्रथम राजधानी थी ना, उसका नाम पता क्या था, कलकूट। अच्छा, कलकूट, कलकूट तो सुना सुना सा लग रहा है। आपने कल भी बताया था कलकूट तो कालसी का नाम है। सर कालसी तो देहरादून में पड़ा। सर कालसी तो शिलालेख भी है। सर किसका, सर अशोक का। वो तो सर उसकी खोज किसने करी थी, सर मिस्टर फॉरेस्ट ने करी थी। सब कब करी थी, 1860 में। सर एक फैक्ट को इतनी बार क्यों बता रहे, याद नहीं करवाना। सर ये जो कालसी शिलालेख ये कब का, सर ये तो 257 ईस्वी का। सर कौन सी लिपि में लिखा गया, कौन सी, ब्राह्मी लिपि में। सर भाषा कौन सी, प्राकृत। कहीं कहीं पाली भाषा भी मिलेगी। सर और कुछ बता दो ना प्लीज, बता दो। सर कहाँ से हो, किसके पास है हो। सर असन बैराज के पास है क्या। सर कालसी वही स्थान है क्या जहाँ यमुना और टोंस का संगम हो। यस। सर और कुछ बता दो ना। सर वहाँ एक रामसर साइट भी है क्या। हाँ, उसका असन बैराज। सर वो असन बैराज रामसर साइट वो कब घोषित करी गई थी, 21 जुलाई 2020 को। सर और कुछ बताओ ना। उत्तराखंड के अंदर ना रामसर साइट कितने, सर एक ही है। इतनी खोपड़ी चलनी चाहिए जब जाके एग्जाम निकले। और ही बताऊंगा, चलो राडू थक जाओगा, जाओ, मैं नहीं थकता। हाँ सर एक बात बताओ, जो कुनिंद थे इनकी दूसरी राजधानी, ये तो पहली राजधानी होगी, प्रथम राजधानी। सर उनकी दूसरी राजधानी बताओ, दूसरी राजधानी। शत्रुघ्न। अभी शत्रुघ्न कहां सी, समझ लो एक क्षेत्र का नाम है शत्रुघ्न, आगे भी जरूरत पड़ने वाली। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, शत्रुघ्न है सिर्फ। क्या नाम है बताओ, शत्रुघ्न। यस और नो। सर ये उतारना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए नोट्स। सर ये वाला नोट्स नहीं है, ऐसा करके बना लेना चाहिए। इससे क्या फीलिंग आ जा, कहीं को छोटा सा बना लो, इससे तुम्हारा दिमाग चल जाएगा हल्का सा। नेक्स्ट, यहां तक हो गए, आगे चलें। कुनिंदों के बारे में खत्म नहीं हुआ अभी, बस 2-4 फैक्ट और, उसके बाद कुनिंदों का सत्यानाश हो गया। आज ही मर गए तो कुनिंद तुम्हारी तरफ से। सुनिए, हेलो हेलो, देखो ये हमारे पास कुनिंद। हेलो, ये क्या है, कुनिंद। तो कुनिंदों के बारे में ना 5 अभिलेख प्राप्त हुए, 5 अभिलेख प्राप्त हुए। और अभिलेख क्या हो, अभिलेख वो हो जिस पर हम कोई बात लिखी मिल जाए उन राजाओं तो संबंधित। पत्थर भी हो सके, वो तांबा भी हो सके, वो कोई धातु भी हो सके, वो दीवार भी हो सके, कोई शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखी हुई बात भी हो सके। वह यस और नो। तो जो अभिलेख होगा, 5 अभिलेख प्राप्त हुए। सर ये जो 5 अभिलेख प्राप्त हुए, इसमें से 4 मिले। 4 कहां से मिले सर, सर 4 मिले एमपी से। सर जो कुनिंद शासकों के अभिलेख एमपी से मिल रहे, इसका मतलब यहाँ के शासक मध्य प्रदेश में रहा करते थे क्या। यस, इनके वंशज यहाँ से। जो बताओ तुम यहाँ रहने वाले, ऐसा हो सकता तुम यहाँ तो कहीं और तक ट्रांसफर हो गए हो। हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, मेरे बाबा बता करते थे हम कलकत्ता के रहने वाले। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं बताया नहीं, सही बात। मैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमारी देख शक्ल नहीं देखी अलग अलग। हम कलकत्ता तो मैच कर बंगाली कहाँ नहीं बजे बच्चा, इधर बेजा, इधर ये नहीं बता, इधर या इधर। 4 मिले एमपी से। एमपी का ना, एमपी के अंदर कहां से मिले, भरहूत। ये भरहूत, ये एमपी का एक जिला पड़ा सरताना जिला पड़ा, वहां से मिले। अच्छा सर एक और मिला अभिलेख, एक मिला पता कहां से,
मथुरा, मथुरा से, मथुरा कहाँ पड़ा? ऊपी में, याद रहेगी बात? या अच्छा सर और कुछ बताओ ना प्लीज प्लीज प्लीज, और कुछ बताओ ना प्लीज 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 प्लीज। कुनिंद शासकों के बारे में जानकारी 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। ये मुद्राओं को भी देख लो, यहां तक कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। अब ये 3 मुद्राएं कौन कौन सी? 3 मुद्राओं से जानकारी मिलती है कुनिंदों के बारे में। भाई कुनिंदों का सारा मामला खत्म, 3 मुद्राएं। चलो देखो सर जरा नाम बताइए तीनों मुद्राओं का। पहले नंबर पर जाओ, पहले नंबर बताओ कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। इतना बदतमीज अपने नाम पर लिख दिया। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, अमोघ भूति, अमोघ भूति प्रकार। ये लाइट ने धोखा दे दिया। हेलो नहीं नहीं नहीं, हेलो प्लीज इधर देख लो। क्या है हेलो हेलो कुछ है क्या? उसमें बहुत सारी लड़कियां मुझे मैसेज करो जाने कर, एक बार हेलो बोल दो सर जी प्लीज, एक बार हेलो बोल दो। इसमें क्या है हेलो? अमोघ भूति प्रकार, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। अच्छा इतनी बात नहीं है। दूसरे नंबर पर जाओ, हेलो दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर जाओ। ए नहीं नहीं चढ़ने का, चढ़ने चढ़ पे देख लो। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, तीसरे नंबर पर। सब सुनाई देगा मुझे। उसके बाद चेतेश्वर, चेतेश्वर प्रकार की मुद्रा। जरा एक बात बताओ सर, जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा ये जो लिखी गई, इस तक किसके बारे में, पहले बताओ किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही? अरे अमोघ भूति का है बाढ़ में कुनिंदों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। दिख नहीं रहा कुनिंदों से संबंधित मुद्राएं 3 मुद्राएं हैं, इन तभी कुनिंद की जानकारी मिलेगी, इन तभी कुनिंद की जानकारी। इनके बारे में जानकारी है पर्याप्त, ज्यादा जानकारी नहीं मिली। और जो कोई इतिहास पढ़ा रहा हो और इनके बारे में जानकारी दे रहा हो तो मुझे लगा टाइम ही खराब कर रहा है, पेपर में सवाल आना नहीं। सही बात है, क्योंकि यहाँ हमेशा डिस्प्यूट रहा हुआ, जिसमें लेकर इतिहासकारों को एक मत ही नहीं है, तो वहां तक कैसे सवाल दे देगा? अलग किताब में अलग लिखा होगा, अलग किताब में अलग लिखा होगा। और तुम 2 किताब कौन सी नेगी नागी? एक तो कौन सी किताब है मार्केट में? एक तो नेगी की, एक वाणी मुनी, कौन सी? एक तो BS नेगी होगी, परीक्षा वाणी होगी। ये 2 अजय ये पढ़े जा रहे क्या? पढ़ लगा बच्चा, फालतू का सजेशन देती। मोटी मोटी किताब परीक्षा वाणी में पढ़ी नहीं जा रही। 10 किताब पढ़ते फिरेंगे, पहले ले लो सिलेक्शन, ले लो सिलेक्शन ले लो। BS नेगी पढ़ने में मेरे पास जो बच्चे थे 5 साल लग गए, तब भी याद नहीं होने, मैं नहीं तब भी भूलता चला जाओ सर, तब भी सवाल गलत हो उसके, वो याद नहीं हो रही। मुझे बच्चों ने कहा कि आप निकालो 50 पेज की किताब, टाइम लगा ना 50 पेज, तो फालतू की किताब नहीं निकालने का, पूरा समय समेट दूंगा। समझ गए? होनी भी चाहिए इस फालतू किताब। चलो बताओ अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। अमोघ भूति के सिक्के मिले यहां तक किसके? अमोघ भूति तो पता लग चुका कौन? चाचा अमोघ भूति कौन? ये शब्द शक्तिशाली शासक मौर्यों का है। किसका? कुनिंद कौन थे? मैंने पूछा कुनिंद कौन थे, कह रहा मौर्यों के दिन थे। अरे गुरु, पहली राजनीतिक शक्ति थी उत्तराखंड में शासन करने वाली है, मौर्यों के दिन थे। मैंने पूछा सोनू भाई जी कौन? कह रहा सिमराम का लड़का। अरे टीचर है। पहले बताओ जो अमोघ भूति शासक हो, हेलो सुन रहे हैं क्या? ये अमोघ भूति राजा नहीं है क्या? हेलो ये अमोघ भूति राजा नहीं है क्या? इसने सिक्के चलवाए वे चांदी और तांबे के नहीं है क्या? किसके है? में चांदी और चांबे नहीं, तांबे के। अच्छा चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए इसने अमोघ भूति ने। ये कई बार पूछा गया कि बताओ कौन सी लिपि में? ब्राह्मी। और क्या? खरोष्टी। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? बस इतना ही पढ़ना इसके बारे में। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर
अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं से भी समझ लो, अल्मोड़ा तो जो प्राप्त हुई समझ लो, पढ़ लो काम आ जाए 2-4 अक्षर। एक बात और सुन लो, जो अल्मोड़ा से मुद्राएं मिली ना, देखो मैंने कहा ना तितर बितर इतिहास है, लेकिन जो अल्मोड़ा से मुद्राएं मिली ना उन पर कुनिंद राजाओं के नाम मिल ले। अब उन राजा के चक्कर में पड़ जाओ सर्च करने पर, गूगल पर नहीं मिलने का, विकिपीडिया फेल हो जाएगा, चैट जीपीटी फेल हो जाएगा, तो भी पैदा हुआ चैट जीपीटी। सुनियो सुनियो सुनियो, अल्मोड़ा जो प्रकार की मुद्राएं है ना, हेलो सर आप थोड़ा सा बताओ ना, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा से क्या मिला? अरे इससे कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। कहाँ मिला? कुनिंद शासकों का ना नाम मिला। उनका नाम पूछेगा नहीं, छोड़ दो। एक बार मैं अपनी जुबान से उनका नाम लेना चाहता हूँ, अपनी सुरीली आवाज में उनका नाम लेना चाहता हूँ। एक का नाम आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त, मगभक्त, ऐसा मैंने इसलिए नाम लिया, उसकी कभी कभी खोपड़ी घूमगी, नू पूछ लगा इन राजाओं के 4-5 के नाम लिखकर ये कौन से वंश से संबंधित थे। समझ गया ना? चालाकी कितना बदतमीज आदमी। अच्छा एक बात बताऊं और तुम, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है ना, जीवन में कभी तुम्हें लंदन जाने का मौका मिला, वहां एक म्यूजियम बनाया गया, ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है ना सर, सब वहां संभाल के रखी गई हैं। जाओगे? जाओगे? टिकट पता कितने का होगा? जानकारी अपर्याप्त इसके बारे में गूगल सर्च कर लो। नहीं, नो। कौन? ये इस पूरे एरिया में ब्रिटिश का कब ज्यादा था? ये ब्रिटिश ही था पहले, तो अंग्रेजी शासन में ही पैदा हुई होगी तू भी, अच्छे तरह का। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं। एक बार देखो ध्यान से, अब सारा रिवीजन करवा दूं, ध्यान से देखते कितना कितना तुम्हारे याद हुआ अब तक। उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन से समय में? दिल्ली की गद्दी पर, मतलब पूरे भारत में किसका शासन था उस टाइम? मौर्य का। मैंने नहीं पूछ रहा मौर्य में कौन सा शासक था, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि से लेकर मतभेद। अभी कभी चक्कर में पड़ जाओ, वहां तो चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ था, यहाँ तो फलाने जी बैठे हुए थे, ढिमके जी बैठे हुए थे, चक्कर में नहीं पड़े करते। समझ में ये बात है? इतिहासकार खुद लड़ रहे आपस में लेगा, उनकी किताब पढ़ोगे उसमें कुछ और लिखा हुआ, उसमें कुछ और लिखा हुआ, उसमें कुछ और लिखा हुआ, इनमें खुद ही एक मत नहीं है, तो हम क्या बताएंगे? इसलिए हम आयोग सवाल भी नहीं पूछता। सुनने क्या? कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ बुद्धि का शासन क्षेत्र कहां तक? व्यास नदी से लेकर। अच्छा ये बताओ, यहाँ तो अमोघ बुद्धि प्रकार की जो अमोघ बुद्धि के मुद्राएं मिली, यहाँ तक तांबे की मिली और चांदी की, उस पर 2 चित्र मिले। सर वहां से जो 2 चित्र मिले उन पर कुछ नजर आया? अब देवी जी की पूजा करते थे, देवी देवताओं में विश्वास करते थे, प्रकृति के पूजक थे। अच्छा यस और नो? यस और नो? अमोघ बुद्धि डिलीट हो गए। अब बताओ, जब अमोघ बुद्धि डिलीट हो गए, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर किन्ने कब्जा कर लिया? शकों ने कब्जा कर लिया। इस बात की पुष्टि या प्रमाण कहीं से मिल रहे शकों ने कब्जा कर लिया? हाँ, अल्मोड़ा के अंदर जो कटारमल का सूर्य मंदिर है ना, वहां से शकों के प्रमाण की पुष्टि होती है। सर एक बात बताओ, सर प्लीज एक बात बताओ, ये जो कुनिंदों की मुद्राएं हैं ये कहीं और से भी मिली? हाँ, जो उत्तरकाशी के अंदर देवडूंगा, इसके लिए मैंने उदाहरण भी दिया था, काजल वाला। सही बात क्या? अच्छा अठूड़ भी तो एक यहाँ तो कुनिंदों की मुद्राएं प्राप्त हुई। इतना पढ़ लो सफिशिएंट है यार। ये जो नो बोलो भारत माता की जय। महाभारत के अंदर ना कुनिंदों का नाम कुनिंद है ही नहीं। क्या नाम है?
महाभारत कुनिंदों के अंदर? द्विज 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 द्विज। कुनिंदों ने कुछ भी राजधानी बनी होगी अपनी, बताओ क्या थी? पहली कलकूट थी। कलकूट कहां पड़ा? कालची। कालची का ही पुराना नाम कलकूट। अब दूसरी राजधानी क्या थी? शत्रुघ्न। अब ये शत्रुघ्न कहां से? इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, लाग जाने वाला, सब समझाऊंगा शत्रुघ्न कहां से होगा। तक कुनिंदों की 5 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए, 4 अभिलेख भरूच तो प्राप्त हुए। भरूच एमपी के अंदर पड़ा, वो सरदारा जिले के अंदर पड़ा। एक मथुरा से मिला, मथुरा यूपी के अंदर पड़ेगा। उसके बाद ये क्या है? मुद्राएं। कितने प्रकार की मुद्राएं मिली? 3 प्रकार की मुद्रा। पहली मुद्रा, दूसरे प्रकार की मुद्रा, तीसरे प्रकार की मुद्रा है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं कौन सी लिपि में लिखी हुई? ब्राह्मी प्लस। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं उस पे किसके नाम मिले हैं? किसके? कुछ शासक कौन से वंश के? हलकम जुबानी है क्या? चेतरेश्वर प्रकार की जो मुद्रा है उसकी जानकारी मिलेगी क्या? और जो टीचर पढ़ाता है उनकी जानकारी दे रहा है कौन हो? बेवकूफ। इसके बारे में जानकारी देनी नहीं चाहिए ना, टाइम वेस्ट क्यों करना? कोई बात। हटा दो सर। एक झटका और कुषाणों में। इसके बाद ना पहले हम तो शक आए। हेलो, शक के बाद पहलव आए थे भारत में, लेकिन पहलव ना उत्तराखंड में नहीं आ पाए। पहलव के बाद आए कुषाण। कुषाण घुस गए उत्तराखंड में। अब हम तो उत्तराखंड के वासी, तो उत्तराखंड में जो जो शक्ति प्रवेश करेगी वही तहलका मचाएगी। कुषाणों ने आते भोकाल मचा दिया। शकों को इतना पिट्टा भागा नहीं आता, भगा दिया शकों को यहाँ तक कुषाणों ने। और कुषाण पता कौन थे? कुषाण कौन थे? बहुत दूर से आए थे, चल गए। चलो आज कुषाणों के बारे में बता दो कहाँ आए थे। इतने पढ़े लिख के नहीं आए जी हम, आज इतने पढ़े लिख के नहीं आए जी हम। इतिहास पढ़ा है मैंने तो, भारत के इतिहास अभी से। मध्य भारत आए थे तो बिहार। अब कुषाणों के बारे में थोड़ा जाओ। कुषाणों के बारे में जाओ। अब कुषाणों के बारे में पहला पॉइंट। हेलो, पहले ही बताओ, सबसे पहले उत्तराखंड में राजनीतिक शक्ति, इनका क्रम पूछा। देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चले जाऊंगा। पहले नंबर पर कुनिंद हो गए, दूसरे नंबर पर शक हो गए। अब पहले तो नहीं आए, तीसरे नंबर कौन है? कुषाण। इन्हें क्रम पूछा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चले जाऊंगा। मुझे मैं जानू कितना होशियार हो पेपर बनाने वाला। ठीक है, आगे चलो। अब बताओ कुषाणों के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। पहली बात तो समझ लो, ये शकों के बाद किसके बाद आए? शकों के बाद उत्तराखंड के अंदर जिस राजनीतिक शक्ति का अधिपत्य था उसका नाम था कुषाण। ठीक, उसका नाम क्या था? कुषाण। तराई क्षेत्र वही है उधम सिंह नगर के आसपास के वाला। ये कहाँ है? तराई क्षेत्रों पर। तराई क्षेत्रों की जब भी बात करो, उधम सिंह नगर, याद रहिए बात यार। ठीक, और उधम सिंह नगर के अंदर भी जाओगे, उधम सिंह नगर का इतिहास में नाम और उसके कुछ शहरों का नाम नहीं मिलता, कुछ पुराने नाम मिलते। कई बार पेपर में पूछे हुए। ये जो कुषाण थे ना, इनके अड्डे अपने इन्होंने कहां बनाए हैं? कुषाण कौन थे? बाहरी शासक थे, भारत धोख के, तो भारत में प्रवेश करके एक शाखा इनकी मथुरा की तरफ चली जा रही, एक शाखा इनकी उत्तर की तरफ चली जा रही, एक दक्षिण की तरफ चली जा रही, देश के अलग अलग कोने पर जाके एक मगध की तरफ चली जा रही। भारत के पूरे पूरे एरिया पे आकर इन्होंने कुषाणों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम था कनिष्ठ। उसने भारत की गद्दी पर कब्जा जमा लिया। जब भारतीय गद्दी पर कब्जा जमा लिया और कुषाणों का शासनकाल काफी दूर तक फैलता चला गया था। अब जितनी दूर तक फैलता चला गया था, ये धीरे धीरे अपना कब्जा जमाते जमाते उत्तराखंड में भी प्रवेश कर गए थे। और जब उत्तराखंड में प्रवेश कर ही गए थे,
सब बहुत शक्तिशाली थे कुषाण, याद रखना बात। या इनकी अगर अर्थव्यवस्था देखोगे ना तुम, इनका गजब का स्ट्रक्चर था। यो स्ट्रक्चर आज के लोगों को प्रभावित करता। कुषाण शासकों को, वर्तमान समय के शासकों, कुषाण शासकों से वर्तमान समय के शासकों को भी सीखना चाहिए। मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूँ, जाओ कुषाणों का एक बार प्रशासन पढ़ो, तब पता लगा तुम्हें कितना मस्त शासक था। कभी कनिष्ठ को जाकर पढ़ो, उसका शासन दुनिया को प्रभावित करता। दुनिया को, भारत को नहीं कह रहा हूँ मैं, बाहर के लोग इतिहासकार ऐसे आकर पढ़ते हैं। चलो इतना ही छोड़ दो भी, अभी इस पर जाओ, बड़े क्वेश्चन निकाल लो। तो कुषाणों की बात कर रहे हैं, क्या कभी कुषाणों का कब्जा रहा था भारत पर? हाँ, पूरे भारत पर उनका कब्जा होगा था। कब्जा करते 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 प्रत्येक राजा की क्या खास बात हो, वो अपना साम्राज्य का विस्तार करता चला जाता है। जो भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, वो राजा शक्तिशाली कहलाता है। यहाँ पर भी पहले तराई वाले क्षेत्रों में शकों का शासन था। शकों के शासन को समाप्त कर दिया गया। किसने कर दिया? कुषाणों ने कर दिया। कुषाणों ने सबसे पहले आकर कहाँ पे उधम सिंह नगर वाले इलाकों में, उधम सिंह नगर वाले इलाकों में मतलब कहाँ पे? तराई क्षेत्रों में। अरे भैया, तराई क्षेत्रों में आके इन्होंने भोकाल मचा दिया और पीट पीट के शकों को भगा दिया यहाँ से। ठीक, तराई क्षेत्रों पे हो गया। सर थोड़ा आगे बताओ ना, प्लीज 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 प्लीज। अब सवाल, जब आप तराई क्षेत्र की बात कर ही रहे, तो तराई क्षेत्रों के अंदर 2-3 नाम बड़े फेमस है, बार बार पूछे जा, तो पेपर में सवाल कई बार पूछे जा। वीरभद्र का नाम सुना तुमने? वीरभद्र किसका नाम है? ऋषिकेश का। ऋषिकेश कौन सा केस? एक और नाम मोरध्वज होगा। हाँ, मोरध्वज है, मोरध्वज। इसका नाम कोटद्वार। मैं ना अपने नोट्स को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसके हिसाब से चल रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, अगर एक ही नोट्स को बार बार पढ़ो ना तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। अगर तुम बार बार 50 तरीके के नोट्स पढ़ोगे दिक्कत खड़ी हो जा। ठीक है, वहां क्वेश्चन गलत होने की ज्यादा चांस रहेगा। इसलिए मैं बार बार बच्चों को सजेशन देता हूं, केवल एक ही नोट पढ़ो, बार बार पढ़ो, 5-6 बार, उसमें ऐड ऑन करते चले जाओ जो करना। मोरध्वज हुआ, उसके बाद एक और गोविषाण। और ये गोविषाण है ना, सारे के सारे नाम पता कहाँ चाहिए? ये तो दो तो उस उधम सिंह नगर में, क्या नाम है? गोविषाण। इस काशीपुर का नाम है ना, याद रहेगी बात है। तो जो ऊपर के दो है ना, ये तो उधम सिंह नगर में। अच्छा, कोटद्वार तो पौड़ी में होगा, सॉरी, ये तो होगा उधम सिंह नगर में। ये तो उधम सिंह नगर में हुआ, ये पौड़ी में होगा, ये हमारा हरिद्वार में जा, कुछ हिस्सा देहरादून में भी चला जाए। पहले इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है। इस पूरे एरिया पर किसका शासन होगा था? कुषाणों का। कुषाण किसके बाद आए? ठीक, याद रहा ये बात। या कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहा कि हुआ क्या था, अगर दूसरों को भी समझा सको। देखिए ये हुआ यहाँ से, और नोट्स एक ही हो, 1000 नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद ही नहीं होगा तुम्हारे। 50 तरीके तुम इतिहास के नोट्स ले लेते हो, 36 जगह तो तुम पढ़ लेते हो, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। मेरे खुद याद नहीं होगा और मैं पढ़ूंगा भी नहीं, बिल्कुल मैं भी भूल जाऊंगा, कोई भी भूल जाएगा। यस और नो? लेकिन सर थोड़ा कुषाणों के बारे में और बताओ, जरा बताइए करिए कुषाणों के बारे में थोड़ा और इंपॉर्टेंट बात। भाई कुषाणों की तुम मुद्राएं उठा कर देखो, और इनकी जैसी मुद्राएं उठा कर देखोगे ना, उस पर चित्र पता क्या क्या का बना हुआ। एक तो शिव का, और किसका चित्र बना हुआ? नंदी का चित्र बना हुआ। पता शिव नंदी का चित्र किस बात का प्रतीक है? इसका मतलब कुषाण शासक हिंदू को संरक्षण देते थे, और कुषाण शासक हिंदू ही थे। ठीक, ये हिंदू शासक थे, और ये पहली बार हो रहा है। देख लो कौन सी शताब्दी की बात चल रही है, 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी की बात चल रही है। और 5वीं, 6वीं शताब्दी के आसपास जो कुषाण हिंदू शासकों का पूरे भारत पर अधिपत्य होता चला जा रहा है। ठीक, तो बहुत ही कम चांस होगा हिंदू शासक आगे जाकर अधिपत्य करेंगे, ज्यादा मुस्लिम शासकों आगे बहुत ज्यादा जिनका अधिपत्य होता चला जाएगा, फिर काफी सालों तक उनका अधिपत्य रहेगा। तो इसलिए खुद भी इंपॉर्टेंट हो जाए कुषाण, तो कुषाणों से सवाल पूछा जाना चाहिए। अब कुछ कुषाणों का जो शासन था कहाँ कहाँ था? उनका शासन वीरभद्र में था, और वीरभद्र किसे कहते हैं? ऋषिकेश को। मोरध्वज में था, जिसे कोटद्वार कहते हैं। उसके बाद गोविषाण काशीपुर में। यस और नो? इनकी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? मुद्राएं क्या क्या मिला इनकी? जो कुषाणों की मुद्राएं, शिव मिल रहा है और नंदी का चित्र मिल रहा है। शिव और नंदी इस बात का प्रतीक है, कहीं ना कहीं हिंदुओं के देवी देवताओं को संरक्षण देते थे, और ये हिंदू राजा ही थे। याद रहेगी बात, ये बहुत कम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए। यस और नो? कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलें सर थोड़ा और बताओ ना प्लीज। सर इनका कोई शक्तिशाली शासक नहीं आता क्या कुषाणों का? कुषाण तो वंश होगा, शक्तिशाली शासक बताओ ना, इनका जो शक्तिशाली शासक। प्लीज सर, प्लीज शक्तिशाली शासक कौन था इनका? उसका नाम है कनिष्ठ। बहुत शक्तिशाली शासक था। अच्छा, कनिष्ठ को देखकर मुझे एक बात याद आवा, सब तरह सोने के सिक्के किसने चलवाए थे?
सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलाए थे, याद रखनी बात यार, ठीक। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। भारत की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन पर पूरे भारत पर इनका शासन ना हुआ किसी जमाने में। कुषाणों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए थे। सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? सिक्के के, शीशे के, भीमकड़फिसेस, भीमकड़फिसेस। सबसे पहली बार सोने का सिक्का किसने चलवाया? बेसिक फैक्ट तुम्हारे याद नहीं है हिस्ट्री में तो। सबसे पहली बार सोने का सिक्का किसने चलवाया? सबसे पहली बार सिक्का, सबसे पहली बार जो शीशे का सिक्का किसने चलवाया? चमड़े के सिक्के किसने चलवाए? हाँ, पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक। तो यार ये बेसिक फैक्ट नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने चल रही मैं नहीं ऐसे फैक्ट, चौराहे पे खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति बता देगा। तुम पढ़ रहे इतिहास, लगी लंका तुम्हारी। अभी करेंगे, मैंने रोक रखा अपने आपको यहां से, नहीं तो इतिहास में घुस कर कहीं भी भाग जाऊंगा मैं तुरंत। अच्छा कमेंट में बताओगे आज? अच्छा कमेंट में बताओगे, ठीक। 4-5 सवाल दे रहा हूँ, 4-5 सवाल सुन लो, ध्यान लगाएगा अच्छी तरह। पहला सवाल बताना, ध्यान अच्छी तरह बताना, ये सारे बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात, सबसे पहली बार सोने के सिक्के किसने चलवाए? पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? किसके समय में, कौन से वंश के समय में चले और कौन से राजा के समय में चले? सही बात या? और तीसरे नंबर पर पहला सवाल होगा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? सबसे पहले किसने चलवाए और सबसे ज्यादा किसने चलवाए? दूसरा, शीशे के सिक्के सबसे पहली बार किसने चलवाए? शीशे के सिक्के, शीशे का था नहीं दिल मेरा, शीशे के सिक्के, याद रहे ये बात यार। और तीसरे नंबर, चमड़े के सिक्के किसने चलवाए? किसके? और सिक्कों के लिए एक शब्द यूज हो, निष्क। निष्क, सिक्कों को निष्क भी कहते हैं, निष्क। याद रखना बात यार। सिक्कों के बारे में जितने भी क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंट, मेरे कमेंट में आज पहुंच जाने चाहिए, पहुंच जाएंगे। हाँ, वीडियो भेज देंगे रात को 8 बजे। कितने बजे? और 8 बजे तुम मुझे बताना कि ये सिक्के चले, सिक्कों का पूरा इतिहास दे देना। बच्चों को फिर हेल्प भी मिल जाएगी किसी को पढ़ कर। ये सर नो, ठीक। अच्छा पहले बताओ, कुषाण उत्तरकाशी में नहीं गए? नहीं गए। तरेक क्षेत्र पर अधिकार था। इनकी 7 प्रकार की सोने की मुद्राएं भी मिली। खटी माँ तो मिली, खटी माँ। खटी माँ कहाँ पड़े? उधम सिंह नगर में। कौन सी माँ? इनकी 7 प्रकार की सोने की मुद्राएं मिली हैं। कहाँ से? कौन सी माँ? तो कौन सी माँ? किसकी? कुषाणों के सोने की मुद्राएं चली। सोना का नाम आएगा नहीं? बहुत सोना था इनके पास, बहुत सोना। और इससे इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा मुद्राएं मिली ना, उन पर जिस राजा का नाम मिला है, उस राजा का नाम बताने जा रहा हूं। उस राजा का नाम है वसु। वसु, वसु राजा का नाम मिला है। ये पशु नहीं है, वसु। क्या पशु पशु कर रखी। अच्छा सर, इतना ही बस जानकारी? हाँ बस इतना ही है सर। सर एक बात बताओ, कुषाण चले गए तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? कुषाण चले गए, जा रहे कुषाण, रोना शुरू कर दो जल्दी। कुषाण बाय, कुषाण बाय, बाय कर दो कुषाणों को। कुषाणों के पतन के समय, सुन रहे क्या? कुषाणों के पतन के समय योद्धे शासक आ जाएंगे। योद्धे शासक कौन आ जाएंगे? योद्धे शासक। अब कुनिंदो के समकालीन योद्धे शासकों की मुद्राएं मिली। देखो, योद्धे शासकों की मुद्राएं मिली जोनसार बाबर क्षेत्र से। जोनसार भाबर क्षेत्र, जोनसार भाबर क्षेत्र से मुद्राएं मिली। और जोनसार भाबर क्षेत्र कौन सा? देहरादून का उत्तर का इलाका, देहरादून। और दूसरा कहां? कालोडांडा। कालोडांडा पोड़ी, ये पोड़ी में पड़ा। ये पूछ ले यार नाम, कालोडांडा कहां पड़ा? और जोनसार बाबर क्षेत्र देहरादून के अंदर है ही।
यहाँ तो योद्धे शासकों की मुद्राएं मिली और बताया गया योद्धे शासक है ना, ये कुनिंद के समकालीन थे। कुनिंद कुनिंद के, इसका मतलब समझो, कुनिंद के समकालीन का क्या मतलब हो, और बीमारी क्या है। कुनिंद के समकालीन थे, बता सको कुनिंद के समकालीन का क्या मतलब हो। कुनिंदों के जब उत्तराखंड के अंदर कुनिंदों का शासन था, देहरादून जोनसार बाबर क्षेत्र में योद्धे शासक रहा करते थे, धीरे धीरे अपना अस्तित्व अपने पैर जमा रहे थे। यस और नो? कहीं किसी कोने में बैठकर कुषाणों के खिलाफ साजिश कर रहे थे। योद्धे शासकों को मौका मिलता है और यहाँ से पीट पीट कर कुषाणों को भगा देते हैं। फिर उत्तराखंड वाले इस इलाके पर योद्धे शासकों का शासन हो जाता है। बोलो स्वाहा। योद्धे शासकों की, योद्धे शासकों की, योद्धे शासकों का थोड़ा सा ही इतिहास पढ़ना है। क्या ब्रेक लेना चाहते हो? थोड़ा सा ही है, योद्धे शासक थोड़े से ही है। आप क्यों ड्रामा कर रहे हैं सर? प्लीज योद्धे शासक देख लीजिए जरा। बताइए, कुषाणों को डंडे से मारने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कुषाणों को लात मारने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कुषाणों के हलक पे किसने मारा? बात तो वही है ना यार, किसी तरह समझ लो। मेन मोटिव क्या है समझना। इनकी मुद्राएं, हेलो, इनकी मुद्राएं कहां कहां से मिली? जोनसार बाबर। लोग करें। योद्धे शासकों के समय में दीव, एक तो दीव, एक त्रि मुद्रा वाले लेख मिले। ये क्या बोला? सर्च करके देख लो। 2 बार लेख लिखा हुआ, 3 बार लेख लिखा हुआ, डबल ट्रिपल लिखा हुआ उसमें। ठीक, हेलो, नमस्कार जी। अच्छा एक बात बताओ करो, एक दीव और जो त्रि मुद्रा वाले लेख, हेलो, दीव और जो त्रि मुद्रा वाले लेख, ये जो मिले किसके? योद्धे शासकों के। डबल और बताओ इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी फटाफट देते स्पीड दे। हो गया तक? ठीक। कुछ इतिहास क्या कह रहे, इसे छोड़ दे। इतिहास क्या कह रहे, बाहर मंगाया हो। ठीक, इतिहासकार नु कह रहे कि कुनिंद लोगों ने करतरपुर राज्य की स्थापना की थी। ये जो कुनिंद लोग थे ना, इन्होंने करी इसकी करतरपुर राज्य की स्थापना कही है। किसकी? करतरपुर राज्य की स्थापना करी। करतरपुर राज्य की स्थापना। अब जो करतरपुर राज्य ने, इसमें क्या कह रहा हूं बताओ करे। एक तो आगा उत्तराखंड, एक रोहिलाखंड, एक हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है समुद्रगुप्त है। एक समुद्रगुप्त, योरा समुद्रगुप्त तुम्हारा, और ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त, इसका एक ना अभिलेख, और वो यहां नहीं है, यूपी के अंदर, प्रयाग के अंदर। अब यूपी का पहले इलाहाबाद था, उसका नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखा है, इसी के नाम पर रखा हो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, याद रहेगी बात यार, प्रयाग प्रशस्ति। तो यहां से ना इसकी जानकारी मिल रही, किसकी? करतरपुर राज्य की। सुन लो, हेलो। इसके बाद क्या हुआ? योद्धे शासक गए ना, योद्धे शासक गए। इसके बाद के इतिहास में क्या हुआ ऐसा बताया गया, कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि यहाँ ने जो उत्तराखंड था, यहाँ एक नया राज्य मिलता, उसका नाम करतरपुर राज्य था। और करतरपुर राज्य को ना समुद्रगुप्त अभिलेख, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसे पढ़ने पर ज्ञात होता, पता लगता ये करतरपुर राज्य गुप्तों के अधीन था। यानी जब पूरी भारत पर गुप्तों का शासन था, तो ये समझ जाओ उत्तराखंड के अंदर करतरपुर राज्य का शासन था। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? यार मुझे ना एक क्वेश्चन नजर आ रहा। सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर आए कुनिंद वंश, फिर आए उत्तराखंड के अंदर शक शासक आए, फिर को आए कुषाण, फिर आए योद्धे, उसके बाद फिर करतरपुर राज्य।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अपने नोट्स में इस लाइन को लिख लेना चाहिए, कभी भी सवाल बन सके। अपने नोट्स में इस लाइन को लिख लेना चाहिए, इस तक कभी भी सवाल बन सके। पहले कौन कौन आया, वही सवाल की लाइन है, वही है बस मेन सवाल की लाइन कि पहले कौन कौन आया। अब हम करतरपुर राज्य पढ़ेंगे, हाँ, ब्रेक के बाद। देखो कहां तक कर लिया हमने, करतरपुर राज्य पे आ गए हम, है ना। तो करतरपुर राज्य से क्या सवाल पूछेगा, पहली बात तो समझ लो, करतरपुर राज्य किस चीज के मिला के बनेगा। ये करतरपुर राज्य कहां कहां था, कौन था। करतरपुर राज्य का उल्लेख मिला है, कहते हैं उत्तराखंड है ना, पहले करतरपुर राज्य का हिस्सा था। और जो करतरपुर राज्य था काफी बड़ा था, करतरपुर राज्य काफी बड़ा था, उसमें उत्तराखंड भी आता था, हिमाचल प्रदेश भी आता था, रोहिलाखंड यूपी का कुछ अक्षर भी आता था, रोहिलाखंड। ठीक, देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलाखंड, इन तीनों को मिलाकर हमारा करतरपुर राज्य बनता था। ये कुछ यूपी का क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल कर लेते थे, तब जाकर करतरपुर राज्य बनता था। करतरपुर राज्य कैसे कैसे बनाना, युद्ध शासकों के बाद बनाना, ठीक। उसके बाद जब करतरपुर राज्य से सवाल क्या पूछे, करतरपुर राज्य के बारे में जानकारी मिली कहां तक, ठीक, इसे हल्के में नहीं जा सकता, या पूरी जानकारी मुझे ना, जो समुद्रगुप्त हमारा, कौन, समुद्रगुप्त, और जो समुद्रगुप्त है ना, उसका एक अभिलेख, और ये तो सबको फेमस है, बहुत फेमस है यार, ये नाम है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, जो भी होगा प्रयाग प्रशस्ति वगैरह वगैरह कुछ भी होगा, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख होगा। चलो, जब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख होगा तो यूं बताओ, इस तरह से जानकारी मिल गई हमें। सर अगला सवाल बताओ, इंपॉर्टेंट बात, जब कोई राज्य होगा, काफी बड़ा राज्य था, उत्तराखंड भी इसमें शामिल था, तो उस राज्य की जरूर राजधानी होगी, और यह राजधानी पक्का पूछी जाएगी, इस राज्य की राजधानी क्या थी, राजधानी, तो राजधानी थी इसकी, हाँ ये पहली बात। अच्छा, गुप्तों के अधीन था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, गुप्तों के अधीन था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, समझ बात यार, गुप्तों के अधीन था, ये भी सवाल पूछा जाएगा, समझ बात है, ये राज्य गुप्तों के अधीन था। और दूसरा, इसकी जो राजधानी थी ना, इसकी राजधानी क्या थी, जोशीमठ, नाम बदल गया तो उसका, जोशीमठ इसकी राजधानी थी। और जोशीमठ कहाँ पड़े, चमोली के अंदर, बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब इसका नाम ज्योतिमठ होगा, ज्योतिमठ हुआ ना, ठीक, ये भी पूछा जा सकता है, इतनी बात बताओ, कोई समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। अब इसके पश्चात पता क्या है, इसकी जो राजधानी थी, इसके बाद इसकी जो राजधानी बनी, इस करतरपुर राज्य की राजधानी बदल गई, बाद में जो इसकी राजधानी बदली ना, उसका नाम पता क्या था, उसका नाम था, बताओ, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के अंदर कौन सी घाटी, कत्यूर घाटी, कत्यूर घाटी। और जो कत्यूर घाटी है ना, कत्यूर घाटी के अंदर पड़ा बेजनाथ, बेजनाथ मंदिर भी है ना, बेजनाथ, तो बेजनाथ ना, तब इसका नाम ना, ये दूसरी राजधानी थी कत्यूर घाटी। और शायद मेरे हिसाब से इसी के बाद इसका नाम कत्यूरी वंश पड़ा होगा शायद जाकर, कत्यूरी वंश, कौन सा वंश, कत्यूरी वंश पड़ा, इसी घाटी के नाम पर इसका नाम पड़ा कत्यूरी वंश, इसी राज्य का नाम। आगे जाकर मध्यकाल में पढ़ लो, कुछ लोग इसे मध्यकाल में पढ़ लो, कुछ प्राचीन काल में पढ़ लो। मेरे जैसा इतिहासकार इसे थोड़ा सा आगे पढ़ाने की कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल डाटा दे रहा हूँ यहाँ तक, जहाँ तक सवाल बन जा, ज्यादा बड़ा इतिहासकार बनने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात यार, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई, ठीक। जो करतरपुर राज्य होगा, देख लो एक सिस्टमेटिकल तरीके से चल रहे तुम आराम से, क्यों इस तरह पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि कल को तुम्हें मेंस भी लिखना पड़ा, आराम से इसके हिसाब से लिख दोगे तुम, वो मैं बाद में बचा बता दूँ इसी के। चलो पढ़ लो, पहले ही बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, सुन लो। ये जो कत्यूरी वंश कब से कब तक था, 700 लेकर 1000, यानी 300 सालों के आसपास का इतिहास मान लो, 300 साढ़े 300 साल के आसपास का इतिहास। अब जो कत्यूरी वंश है ना, कत्यूरी वंश, इनका इतिहास कहां से मिला, वाले बागेश्वर से मिलेगा, कंटारा, बहुत सारी जगह तो मिलेगा। और ये सबसे बड़ी खास बात है, कत्यूरी राजवंश ऐसा राजवंश जिसका जितना भी इतिहास लिखा गया ताम्रपत्र लेखों के आधार पर लिखा गया, तांबे पर लिखी हुई बात के आधार पर इनका इतिहास लिख दिया गया, कॉपी में उठाकर लिख दिया गया, ठीक है। और इतिहासकारों ने बना दी किताब, जिन्हें यही काम हो जो पीएचडी करते हैं, ठीक। किसी की किताब होगी बहुत फेमस, उसकी होगी बल्ले बल्ले, समझ ये बात है, जिन्हें कंपटीशन के आधार पर लिखी थी। उसके बाद नोट, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भैया जो कत्यूरी राजवंश प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जिसका सिस्टमेटिकल तरीके से इतिहास मिलता। और उसके बाद यहाँ देखो एटकिंस से एक इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार, उसने ना करतरपुर राज्य को बहुत बड़ा बताया, सतलज नदी के तक, गंडक नदी तक फैला हुआ था, तिब्बत तक फैला हुआ था, ऐसे ऐसे बताकर चला जा रहा। सवाल नहीं पूछने का यूकेपीसीएस, सवाल यही तो नहीं पूछा कि एटकिंस है कौन, अंग्रेजी इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार बोल रहे, भारत के पक्ष में नहीं लिखता बिल्कुल भी जाकर, समझ बात किया। तो लिखा उत्तराखंड के इतिहास में काफी योगदान दिखाई दे इसका।
स्कंदगुप्त की बात सुनो। स्कंदगुप्त, जब पूरे भारत पर स्कंदगुप्त शासक यानी गुप्तों का शासन था, मैंने तुम्हें बताया जो करतरपुर राज्य गुप्तों के दिन बताया जा। अब यहाँ नो समझ लो, पूरे भारत पर जब स्कंदगुप्त का शासन था तो उस समय मंगोलों के आक्रमण हुए थे। मंगोल कौन है? मंगोल जहां चाइना ना उसके उत्तर में एक जनजाति रहा थी मंगोल, इन्हें हुण के नाम से भी जानते थे, और ये हुणों के आक्रमण शुरू हो गए थे। ये हुण ना इतने बदतमीज थे, पूरे भारत में आकर भोकाल मचाते थे, और हुणों के आक्रमण इल्तुमिश के समय में शुरू हो गए इनके मंगोलों के आक्रमण, और लास्ट तक लगभग हुमायूं के समय तक समझो जारी रहेंगे इनके आक्रमण। ये रुकने नहीं बिल्कुल भी जाके, और इनके जब आक्रमण होते थे उत्तराखंड में भी भोकाल मचा कर जाएंगे, तो हाँ करतरपुर राज्य को तबाह करके चले गए थे, तो समझ लो कम नहीं आते हुणों के जो आक्रमण, और जो करतरपुर राज्य ने बर्बाद कर दिया था इन्होंने। हम जानेंगे अच्छी तरह, समझेंगे इसके बारे में। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? करतरपुर राज्य में करतूरी वंश में भोकाल मचा के चले गए थे। करतरपुर राज्य में कहाँ आए थे? उत्तराखंड में भी आए होंगे, यहाँ करतरपुर राज्य की बात कर रहा हूँ ना, तो जब समझ जाओ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की भी, रोहिलाखंड की भी बात कर रहे हैं। रोहिलाखंड यूपी का क्षेत्र कुछ छोटा सा। ये सर नो? अच्छा सर और बताओ। अच्छा और भी बताएंगे, घबराओ ना। इसके बाद एक वंश का जिक्र दिखाई दे, उसका नाम है छगलेश वंश। कौन सा? छांगा वंश नहीं, छगलेश वंश। अब से समझ लो, छगलेश वंश कितने हो गए? उसके बाद है छगलेश वंश। छगलेश वंश, छोटा सा वंश, इसके बारे में एक लाइन पता होनी चाहिए क्योंकि कर्म बीच में आ गया ना, समझ बात। तो छगलेश वंश, लाखामंडल है। लाखामंडल कहां पड़ा? देहरादून। लाखामंडल के अंदर ना बहुत सारे खंडित शिलालेख जो टूट चुके, फूट चुके ऐसे शिलालेख, और वहां से जो शिलालेख है ना में, ठीक, वे इसी से संबंधित है, इसी वंश से संबंधित है। छगलेश वंश है ना, छगलेश। लाखामंडल पहले ना बताओ, लाखामंडल कहां पड़ा? लाखामंडल पड़ता देहरादून में। तो वहां बहुत सारे खंडित शिलालेख, खंडित का मतलब टूट गए, फूट गए ऐसे शिलालेख। अच्छा हुआ क्या है? वे इसी से संबंधित है, इसी वंश से संबंधित छगलेश वंश थे। ये सवाल पूछा गया कि जो लाखामंडल के अंदर, जो लाखामंडल है यहाँ एक ही शिलालेख, ये कौन से वंश से संबंधित है? तो उत्तर छगलेश वंश था। कौन से वंश था? और लाखामंडल शिलालेख पर 7 राजाओं का उल्लेख मिल रहा है। कितने? पहले राजा का नाम है नरपति शाह, नरपति जयदास, नरपति जयदास। बस इतना ही पढ़ना। लाखामंडल देहरादून के अंदर मौजूद है, इसी वंश से संबंधित है। इसमें 7 राजाओं का उल्लेख मिल रहा है, 7 के 7 भाड़ में गए। एक पहले राजा का नाम है नरपति जयदास। पूछ लिया तो नहीं तो जय माता दी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भाई आगे चलो। और उसके बाद है यदुवंश। देख लो कौन के बाद कौन सा वंश आ रहा है, यही तो सवाल उठाओ, वो देखना चाह रहा था, सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ रखा नहीं। उसके बाद आई यदुवंश। मैंने कहा ना उत्तराखंड का इतिहास तितर बितर, सिस्टमेटिकल तरीके से नहीं है। ये कत्यूरी वंश देख लो कहाँ आ रहा है, समझ में आई बात है। तो कत्यूरी वंश को मैं चाहता तो बाद में भी ले सकता था, यहाँ जिक्र आता है, मैंने जिक्र कर दिया उसका बीच में। आगे पढ़ाऊंगा करतरपुर राज्य को पूरा निकालेगा आगे, ठीक। इसमें 3 परिवारों का जिक्र करेंगे हम कत्यूरी वंश में। पहले यदुवंश आ जाओ। कौन सा वंश? यदुवंश। ले लो ओवरव्यू ले लो इसका। यदुवंश ये 6ठी शताब्दी, 6ठी से लेकर 7वीं शताब्दी के आसपास का वो पाया जाए वंश। 6ठी से लेकर 7वीं शताब्दी, नोट्स में लिखा हुआ ना। इसके जो संस्थापक, इस वंश के संस्थापक, तो बताओ इसके संस्थापक कौन है? शेर या सेन? श्री सेन वर्मन, श्री सेन वर्मन। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। और बताओ इससे संबंधित कौन सा फैक्टर जो पेपर में पूछा जा सके यदुवंश? राजधानी बताओ इनकी क्या थी? राजधानी, तो राजधानी बताओ क्या थी? यमुना प्रदेश का सिंहपुर। अब बताओ सिंहपुर कहां पड़ा? ये इस सिंहपुर पड़ा कहां? सिंहपुर। अच्छा यमुना वही है। क्या तो क्या होगा? क्या तो देहरादून होगा या उत्तरकाशी होगा, क्योंकि यमुना यहीं से बह, ऐसे कॉमन सेंस यूज कर सको बस। लाखामंडल बताओ क्या? लाखामंडल के अंदर था ना राजकुमारी, एक राजकुमारी आ गई, राजकुमारी नाम ईश्वरा देवी। मेरी मम्मी का नाम है ईश्वरा देवी है ना, राजकुमारी ईश्वरा का लाखामंडल से एक शिलालेख मिल रहा है राजकुमारी ईश्वरा का। मिल रहा नहीं मिल रहा? बताओ। इसमें ना 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम लिखा हुआ।
11 पीढ़ी के 12 शासकों का नाम लिखा हुआ। यही सवाल पूछेगा कि बताओ जो ईश्वरा राजकुमारी ईश्वरा का जो राजकुमारी ईश्वरा कौन से वंश से संबंधित है? यदुवंश। इसका जो शिलालेख मिला कहां से मिला? लाखामंडल। लाखामंडल। और लाखा जो मंडल है ना, लाखा मंडल है भैया वो देहरादून के अंदर, देहरादून के अंदर। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। राजकुमारी ईश्वरा कौन थी? भास्कर वर्मन की पुत्री थी। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स में जरूर लिखा हुआ, भाड़ मंगाया भास्कर वर्मन भी। सही बात। जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। लाखा मंडल में शिव मंदिर बनाया था किसने? ठीक। ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर बनवाया था। हाँ ये पूछा जा सके, इसने बनवाया था ईश्वरा ने लाखा मंडल के अंदर शिव मंदिर। लाखा मंडल के अंदर, मैंने कहा ना इतिहास तीतर भीतर, इसे छोटे छोटे फैक्ट दिखाई दे। लाखा मंडल में क्या बनवाया था? शिव मंदिर। शिव मंदिर। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। नेक्स्ट शासक नागवंश। नागवंश बेटे बहुत जगह मिल रहा है, याद रखना बात है। नागवंश का बहुत जिक्र मिल रहा है, इसे हटा देते। चलो नेक्स्ट 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 बताओ, नेक्स्ट कौन सा? करतरपुर राज्य पर। अच्छा करतरपुर राज्य पर नागों का कब्जा हो गया। अच्छा पढ़ो जल्दी फटाफट, 33 स्पीड तक। 6ठी शताब्दी में पता क्या हुआ? अब नया नया वंश आ रहा है, नागवंश। नागवंश। अब बताओ नागवंश आ रहा है। अब बताओ जब नागवंश आ रहा तो नागवंश के समय में क्या हुआ? 6ठी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी? 6ठी शताब्दी में पता क्या हुआ? जो करतरपुर राज्य था ना, बताओ किसका कब्जा होगा? नागों का। नाग भी नहीं है, नाग जाति थी है क्या? नागों की, नागों का कब्जा। अब नागों का कब्जा तो हो गया, लेकिन ये जानकारी मिली कहां था? गोपेश्वर के गोपेश्वर के, ये पूछा गया गोपेश्वर का त्रिशूल शिलालेख कहां से हो? तो बोल रहा था गोपेश्वर कहां पड़ा? तो त्रिशूल शिलालेख भी कहां पड़ा गया? गोपेश्वर का त्रिशूल शिलालेख। अच्छा कितने राजाओं के नाम लिखे हुए इस पर? गोपेश्वर का जो त्रिशूल शिलालेख उस पर 4 राजाओं के नाम लिखे हुए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और चारों के चारों मैंने नोट्स में लिखवा रखे थे शायद। बताओ पहले के राजा का नाम स्कंदनाग, दूसरे का गणपति नाग, विभु नाग, अंशु नाग। ये नाग जाति से संबंधित है, याद रहेगी ये बात। या इस छोड़ दो, कोई बात नहीं, नाम पूछने का भी पेपर पर, इनके नाम पूछने का भी स्किप कर सको। ये पूछेगा गोपेश्वर का त्रिशूल शिलालेख कहां से? चमोली के अंदर। और पूछेगा कौन सी लिपि में लिखा गया है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो जिस लिपि में लिखा है उस लिपि का नाम ब्राह्मी। ब्राह्मी। बस इतिहास में तो इतना इंपॉर्टेंट होगा। पूछेगा नागवंश से संबंधित गोपेश्वर का त्रिशूल शिलालेख कौन से वंश से संबंधित है? नागवंश। नागवंश। करतरपुर राज्य खत्म, करतरपुर राज्य पे नागों का कब्जा होगा। इस बात की पुष्टि हो रही, पता प्रमाण, इस बात के प्रमाण मिल रहे गोपेश्वर के त्रिशूल शिलालेख तक, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अच्छा ब्राह्मी लिपि बता दूं कैसी हो? देखिए गूगल सर्च कर देखो। इस वंश का, नागवंश का सबसे प्रतापी शासक, हाँ अगर पूछो अगर इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रतापी मतलब शक्तिशाली, प्रतापी, प्रतापी शासक। तो सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी शासक कौन था? गणपति नाग। गणपति नाग, गणपति। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट सवाल होगा नहीं होगा? सबसे बड़ी खास बात पता क्या है? इसने ना यदुओं को पानी पी पी गाली दी थी, समझ बात है। नागों के बाद उत्तराखंड में कन्नौज के मौखरी वंश का शासन होगा। अब सोच लो जो यदुवंश थे ना, यदुवंश नहीं आता हो, देखो ये यदुवंश है नहीं है, इन्हें बढ़िया करके पिटा गणपति नाग ना, जब तो इसके बाद इनके यहाँ आ गया नागवंश। ये यदुवंश नहीं है क्या? हेलो, तो यदुवंश पहला है नागवंश पहला है? छगलेश वंश पहला है, यदुवंश पहला है? समझ गए? ये कर्म पूछा जा सिर्फ इतना ही। बच्चा वहां बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, मन समझ आएगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा एक डायग्राम भी बना दूंगा इसका। पहले ये बताओ सबसे पहले कौन आया था? कुनिंद। कुनिंद आए, उसके बाद आए शक आए, शक के बाद कौन आए? कुषाण। उसके बाद बताओ कौन आए? बताओ करतरपुर राज्य देख लो। कृष्ण के बाद योद्धा आ गए। अच्छा
करतरपुर राज्य, करतरपुर राज्य की मिनट के लिए बाहर निकाल दो। उसके बाद बताओ कौन आया? छगलेश, छगलेश। उसके बाद कौन आया? यदुवंश, यदुवंश। उसके बाद कौन आए? नागवंश। नाग के बाद कौन आएंगे? मोखरी वंश, मोखरी वंश। और मोखरी के बाद हर्षवर्धन वंश, हर्षवर्धन वंश। याद रहेगी बात? या बस एक बार से डायग्राम को देख लो, सारे वंश याद हो जाएंगे, कभी गलत क्वेश्चन होने का ही नहीं। यस और नो? लेकिन ये डायग्राम जब भी तो जुड़ेगा जब पीछे से पढ़ते आ रहे होंगे। अब ये बताओ मुझे, गणपति नागन है ना, पानी पी पी का, कैसा पानी पिया पिया के छेदता है ना, किसे छेदता है बताओ? यदुवंश वालों के राज्य में। इतना ही इतिहास की जानकारी मिली, जितनी मुझे मिली इतना मैंने तुम्हें दे दी। वह बात अलग, मार्केट में 2-4 किताबें लगाती है इतिहासकार की, उन पर कभी पेपर नहीं निकलने का। जो इतिहास की अलग से किताब निकाल के पढ़ाओ, देखो 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 मैंने कहा था इतिहास पढ़ लिया, देखो 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 मैंने राजा का नाम याद कर लिया, देखो देखो सब क्या तेरटा पढ़ा। पूरी जिंदगी में 35-40 साल की जिंदगी में इतिहास ही पढ़ा उत्तराखंड का, और कुछ नहीं पढ़ा, पेपर नहीं निकालने का। समझ गए? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? उसके बाद आगा मोखरी वंश। कौन सा वंश आ जाएगा बताओ? मोखरी, मोखरी वंश। अब बताओ, नोट्स में सब लिखा हुआ, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। पहले में बताओ, नागवंश को किसने हराया? ये नागवंश था नहीं, नागवंश। तो नागवंश का भी अस्तित्व समाप्त कर दिया मोखरी वंश वालों ने, नागवंश को समाप्त कर दिया। और बताओ उसके बाद क्या हुआ? एक यही सवाल पूछेगा, मोखरी वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? ग्रहवर्मा। इसका अंतिम शासक पूछ सको, कभी पूछ लिया था। अंतिम शासक, शासक क्या नाम था? ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा। ठीक। और ये किससे संबंधित है पता? हर्ष, हर्ष का बहनोई। छत पे सोया तब क्या? हर्ष की बहन का नाम क्या था? राजश्री। उसका प्रेम हुआ था कैसा? इसे ग्रह वर्मा की शादी हुई थी, ग्रह वर्मा की शादी हुई थी राजश्री के साथ, राजश्री यही तो। हाँ, तो इसके साथ इसकी शादी हुई थी। ठीक। और यह जो राजश्री किसकी बहन थी? इसकी हर्ष की बहन थी, तो इसका बहनों हुआ नहीं हुआ? और जो हर्ष के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, उसको तो पूरा एक शासन ना हुआ पूरे भारत में। अब थानेश्वर का हर्षवर्धन माना जाएगा। थानेश्वर कहां पड़े? यूपी में। अब देखो थानेश्वर का, पहले हम यूपी में थे, थानेश्वर, थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश ही आएगा ना। अब बताओ थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश आया। अब बताओ उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट? पहले बताओ मोखरी वंश, मोखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा की राजश्री से शादी हो रही, ये नहीं पूछता कभी भी किसकी किसी से शादी हो रही, कौन किसका बहन। कनेक्टिविटी के लिए जाना जा, ग्रहवर्मा किसकी साथ शादी हुई? जो हर्ष, हर्ष का बहन नहीं होगा। थानेश्वर का एक नया वंश, थानेश्वर का नया वंश हर्षवर्धन वंश। वाण भट्ट, एक ये पुस्तक नाम पूछा जाए, वाण भट्ट, बाण भट्ट, बाण भट्ट। उसकी एक पुस्तक, उसका नाम हर्षचरित्र, हर्षचरित्र। अब बताओ बाण भट्ट की पुस्तक कौन सी? हर्षचरित्र पूछा गया पेपर में, कई बार पूछा गया बाण भट्ट के बारे में। जरा एक बात बताओ, ठीक, इस बाण भट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित्र, इसमें ना उत्तराखंड के अंदर नहीं भारत के अंदर आने वाले यात्रियों का वर्णन मिलता कि कौन कौन यात्री भारत में आए थे। और कुछ जो एक आधा यात्री ऐसा होगा जो भारत में आया होगा, कोई चाइना से आया होगा, कोई मोरक्को से आया होगा, कोई अफ्रीका से आया होगा, उत्तराखंड में भी तो आया होगा, आया होगा नहीं आया होगा? और जो आया होगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर चलते हैं, चलो। हर्षकालीन चीनी यात्री, हर्ष के समय में, हर्षकालीन का मतलब हर्ष के समय में, जब यहाँ का राजा पता कौन था? हर्ष था। उसके समय में चीनी यात्री आया था, एक चीनी यात्री का नाम बताओ? ह्वेनसांग। और ये ह्वेनसांग ना हिमालय के लिए जो शब्द यूज कर रखा, हिमालय को पता क्या कह रहा है? कह रहा है पो ली ही मो पू लो। एक बार और पढ़ो उसका नाम। पोली, पोलीहिमो,
पोलो। हुएनसांग तो पूछा गया जब वो अपने देश वापस लौट गया कि बताओ कहां घूम का है, तो कह रहा है पोली हिम पोलो, यानी इसका मतलब है हिमालय पर घूमने गया था। अब जो बंदा हिमालय पर आया हो और उत्तराखंड में ना आया हो तो डूब के मर जाओ, समझ गए। एक इतिहासकार है, उसका नाम है कनिंघम, चिंगम नहीं कनिंघम, चिंगम नहीं कनिंघम। कनिंघम ने पता क्या कहा, नु कह रहा है वर्तमान समय का जो गढ़वाल, हेलो हेलो, गढ़वाल प्लस कुमाऊं, नु कह रहा है इन दोनों को मिलाकर बनता था ब्रह्मपुर राज्य। ब्रह्मपुर, मैं नहीं कह रहा है बात, या वो कह रहा है चिंगम कनिंघम, गढ़वाल और कुमाऊं को मिला क्या बनता था ब्रह्मपुर राज्य। बताओ कौन कौन से राज्य का नाम निकाल कर दे रहे हैं, कह रहा है एक कोई ब्रह्मपुर राज्य था। अच्छा कौन सा ब्रह्मपुर राज्य था सर? सर गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर ब्रह्मपुर राज्य बनता था। ये सर नो, नोट्स में भी सब लिखा हुआ, डोंट वरी। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, ठीक। हुएनसांग ने ना, हुएनसांग नाम सुना है, हुएनसांग। एक चीज और सुनो उसकी बात, हुएनसांग ने गंगा को एक अलग नाम दिया, कह रहा गंगा नहीं है या, गंगा नहीं है, ना 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 ना, महाभद्रा। कह रहा मैं महाभद्रा में गोता मारा था, महाभद्रा, महाभद्रा में गोता मारा था, और यूं कह रहा मुझे सांस नहीं आ रहा था। ये सुन लो उसकी बात, हुएनसांग क्या कह रहा है, अपने जैसे कोई यात्री ना, तुम कहीं घूमने चले गए और आया फिर अपने गांव में बताओ, देखो 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 हम यहाँ घूमने गए थे। हुएनसांग भी इस तरह जाकर वहां चाइना वाले लोगों को बता रहा है, और उसने वहां जाकर किताब लिखी ना, और उस किताब को मैंने पढ़ा था, तब बता रहा हूँ मैं। कह रहा है एक बार मैंने गंगा में गोता मारा, उसका पानी इतना ठंडा था, फ्रिज का पानी भी इसके सामने फैल हो जा, सही इतना ठंडा पानी था। तो यूं कह रहा है गंगा नहीं आया वहां, मेरे लिए तो माँ भद्रा थी, माँ भद्रा। सवाल ये पूछा माँ भद्रा कहती, गंगा को बोल रहा था माँ भद्रा, सुनो। उसके बाद हरिद्वार को, हरिद्वार को हरिद्वार नहीं बोल रहा, बेवकूफ आदमी चीनी भाषा में क्या बोलकर चला गया हरिद्वार को। आया ही क्यों था तू आया ही क्यों था यहाँ से, आया ही क्यों था, सिर में दर्द था तेरे, पर चला जाता, हमारा सिलेबस ना बच जाता है। अरे धक्के खाने यहाँ से। हुएनसांग, हुएनसांग ने बताओ क्या लिया, हरिद्वार का नाम मोर है ना, मोहिलो। पूछो कहा गया था, मोहिनी भगा था, मोहिनी में मोहिला। बात समझ में आई। और तो और हरिद्वार का क्षेत्र भी बता रहा है 20 चीनी माप, 20 ली चीनी माप। ऐसा तुमने बोले 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 ऐसा बताओ किलोमीटर स्क्वायर। इसने बताया 20 ली चीनी माप। पहला नो बताओ, जो हुएनसांग किसके समय में आया, हर्ष के। हर्ष कौन से वंश से संबंधित है, थानेश्वर का हर्षवर्धन नाम। वान भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सा वंश बोला इसको, पुष्य भूवती, पुष्य क्या नाम है इसका, और बताओ। यात्री का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाए। सीयू की नामक पुस्तक इसने तो लिखी, वहां जा गया, उसमें सारी बातें बताई उसने। एक बार तो फंस गया था अंडमान निकोबार में, अब बाल बाल बचा है, तीर ने इसके अंकों में यहाँ को निकला बस। कह रहा मेरे लिए जिंदगी में ना मेरा दूसरा जन्म होता, वहां से जनजातियों में जाकर फंस गया। जो हुएनसांग था जनजातियों में जाकर फंस गया। अंडमान निकोबार की जो जनजाति वह भारत के लोगों तो आज तो बात करती नहीं, इस तो बात कर लेते उस टाइम पर। अब मूर्ख तो हो ना, वहां जाकर धक्के खाता फिर रहा। मैं तो यात्रा पर गया, यात्रा में तू जंगल में गया था, यात्रा पर गया था तू, बच गया, बाल बाल बचा, मजाक नहीं कर रहा मैं। पता क्या कह रहा है वहां जाकर, तू कह रहा हुएनसांग, तू कह रहा भारत के लोग इतने दिलचस्प आदमी हैं, कीड़े भी मर जाना पैर तो उसका भी शोक मनाते हैं। क्यों करते हैं, अब सोच लो तुम। तू कह रहा मैंने अपनी उनके वहां इस तरह करते क्योंकि उनके वहां तो जानवरों को भी मार का खाला ना, ऐसी ऐसी बातों का वर्णन कर रखा उसने। कौन सी पुस्तक थी, सीयू की पुस्तक में इस तरह का वर्णन करा उसने, हुएनसांग ने वहां जाकर लिखी पुस्तक। मान लो तुम कहीं घूमने जाओगे ना, फिर उस पर तुम पुस्तक लिखने का मन करेगा तुम्हारा, क्योंकि उनकी बातों को तुम याद नहीं रख पाएंगे, तो तुमने सोचा उन्हें क्यों एक डायरी में समेट लिया जा,
ऐसे ही करा बस उसने भी। कौन? कोरिया जाके ना बेटे, वहां तो कट पीस बन गांगे तेरे, जाना ही मत। नेक्स्ट हो गया ना। गंगा का नाम क्या बताया उन्होंने? ए हुए इंसान जब यहाँ आया था ना, गंगा मनाया तो गंगा का नाम हमने तब तक बताया बैग गया, महाभद्रा बोल रहा। उसके बाद हरिद्वार का नाम मौर्य लोग है, वो तो ठीक हुआ 2 ही जगह गया है, और उत्तराखंड में 4-5 जगह चल जाता ना, 20-30 जगह चल जाता। मुझे लगा इसके ऊपर एक किताब लिखनी पड़ती। बेवकूफ, भगाया क्यों नहीं यहाँ तक किसी ने? आया यहाँ धक्के खाने। खुद के देश में कुछ है नहीं, हमारे देश में धक्के खाते फिर रहे। खुद का देश कंगाल, इनका देश तो बहुत कंगाल था पहले। ये तो 1971-72 के बाद तेज ग्रोथ करी इसने। ये तो बहुत कंगाल थे हमारे पहले। गोपेश्वर का त्रिशूल शिलालेख कहां पड़ा? गोपेश्वर का त्रिशूल शिलालेख कौन से वंश से संबंधित है? अच्छा, नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? मोकरी वंश के बाद कौन सा वंश आया? नागवंश के बाद कौन सा वंश आया? तुम अभी भूलना स्टार्ट हो गए तो पेपर में क्या होगा तुम्हारा? तुम अभी भूलना स्टार्ट हो गए तो आगे क्या होगा तुम्हारा? अच्छा एक बात बताओ कर, एक हर्ष गया, हर्ष कौन था राजा? भारत का ही था। ठीक, जरा एक बात बताओ कर, एक जो हर्ष का राजा था, वो हर्ष राजा था ना, ये हमारा मैप देखो, ध्यान से समझने चले अच्छे तरीके से। ठीक, ये हमारा मैप, ये पूरा हिमालय, ये तो हिमालय पूरा 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय। ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से यार। हिमालय, इस हिमालय क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया, 1 2 3 भागों में। हर्ष गया, हिमालय को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने? 3 भागों। जो उत्तराखंड वाला इलाका था, ये उत्तराखंड वाला इलाका, इसका नाम उत्तराखंड ना कहते हुए इसका नाम ब्रह्मपुर पड़ गया। ब्रह्मपुर किसके बाद है? हर्ष के बाद, हर्ष के पश्चात। अच्छा सर और बताओ सर, सर जो हिमाचल प्रदेश वाला इलाका, थोड़ा यहाँ करो सर, हिमाचल प्रदेश वाला इलाका ना, इसका नाम पता क्या पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी समझेगा। हाँ, एक तो हिमाचल प्रदेश हुआ और एक हुआ जम्मू कश्मीर। इन दोनों को मिला के पता क्या बन गया हमारा? हाँ जी, दान चाहिए, गजनी चाहिए बाहर। बताओ जम्मू कश्मीर दोनों को मिला क्या बनाया? शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, शत्रुघ्न। मैंने पहले लिखा था, थोड़े पहले पढ़ा था मैं। शत्रुघ्न कहाँ आने वाला? यहाँ देखो शत्रुघ्न। ब्रह्मपुर होगा, शत्रुघ्न होगा। उसके बाद बताओ, एक उत्तराखंड के अंदर ही ना वो इलाका कौन था? वो क्या नाम है उसका? गोविशाण। यहाँ एक क्षेत्र और था, उसका नाम था गोविशाण। गोविशाण में क्या क्या हुआ? उधम सिंह वाला इलाका आगा, काशी। तुमने काशी के साथ गद्दारी की है। कौन सी पिक्चर में? बाजीराव मस्तानी। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। मस्तानी भाई, मस्तानी भाई, पूरा डायलॉग सुना दूंगा मैं। अलग चाट मस्तानी का। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो सजा दो मुझे। बात मत करो, सुनियो। गोविशाण हो गया। हर्ष के समय में ही राज्य कन्या, यो हर्ष के समय में सुन लो, हर्ष के समय 3 राज्य, ये 3 राज्य हैं, तीनों राज्य हैं हर्ष के समय में 3 राज्य। हेलो,
ये हर्ष नहीं है क्या हमारा? हर्ष के टाइम पे तीनों राज्य कन्याकुब्ज कहलाते थे। कन्याकुब्ज, कन्याकुब्ज यही नाम है ना, कन्याकुब्ज। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? ठीक। और इंपॉर्टेंट बात बताऊं तुम्हें क्या, जो हुएन सांग था ना, इतना बदतमीज आदमी, यहां भी गया, यहां भी गया और यहां भी गया। कहां नहीं गया? अपने पास बुलाना चाह रही थी तुझे? बात मत करो बिल्कुल भी। ठीक। लेकिन काफी टाइम गुजारा ना ब्रह्मपुर के अंदर, पता लग चुका। तीनों राज्यों को मिला क्या बोलते थे? तीनों राज्यों को मिला, तीनों राज्यों को कन्याकुब्ज बोलते थे। नींद आ रही है क्या? नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो नोट्स खोलो, नोट्स के अंदर ब्रह्मपुर लिखा हुआ, लिखा हुआ। अब देखो हर्ष थे, ब्रह्मपुर पता लगा आज का उत्तराखंड। आज के उत्तराखंड का नाम क्या है? ब्रह्मपुर। ठीक। अब देखो हर्षों के पश्चात ब्रह्मपुर राज्य पर पूर्वों का शासन हो गया। किसका शासन होगा? हर्ष चले गए, चला गया छोड़ के, कौन आ गया? पौरव वंश। पौरव वंश आ गया, चला गया छोड़ के। ब्रह्मपुर राज्य का विस्तार कहां तक बताया जा? ए छोकरिया बता, ब्रह्मपुर राज्य का विस्तार कहां तक बताया जा रहा? गंगा नदी से लेकर सतलज नदी तक, और सतलज नदी वहां करनाल तक। देख लो भाई रे, ब्रह्मपुर राज्य यानी उत्तराखंड हमारा वहां तक फैला हुआ था, पंजाब तक, हरियाणा तक जाएगा। हरियाणा भी इसमें उत्तराखंड में आया था। समझ में आई बात है? अब सोच लो ब्रह्मपुर राज्य कितना बड़ा था। अब इसके बाद बताओ, हर्ष के बाद कौन से वंश का शासन हुआ है? पौरव वंश का। नोट्स में सब लिखा हुआ। और ये पौरव वंश छठी से लेकर कौन सी शताब्दी तक? 8वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी के आसपास। हल्का हल्का में मोटा मोटा आइडिया सेव कर दो दिमाग में, याद रहेगी बात। यार अब जो इंपोर्टेंट लाइन आने वाली, सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, यह पेपर में 50 बार पूछी गई। अल्मोड़ा के अंदर क्या लिखा हुआ? तालेश्वर ताम्रपत्र। ये मिला एक, ये अल्मोड़ा के अंदर जाओगे, अल्मोड़ा के अंदर जाओगे तो बताओ वहां तो एक वो मिला ताम्रपत्र, तालेश्वर, तालेश्वर, तालेश्वर ताम्रपत्र। क्या मिला यहां? तालेश्वर ताम्रपत्र मिला। अब मुझे नहीं बताओ तालेश्वर ताम्रपत्र मिला, खोज कब हुई? 1915 में, जब महात्मा गांधी आए थे पहली बार यहां से। ये सर नो, किसका उल्लेख मिल रहा है इसमें? पौरवों का। किसका उल्लेख मिल रहा है? पौरव का। इंपोर्टेंट सिर्फ ये हो, तालेश्वर ताम्रपत्र कहां पड़ा? कौन से वंश से संबंधित है? पौरव वंश था। कौन से वंश था? पौरव वंश था। कौन सा ताम्रपत्र? तालेश्वर ताम्रपत्र। कहां से? अल्मोड़ा के अंदर। याद रहेगी बात। या नेक्स्ट, पौरव शासक ब्रह्मपुर को पर्वताकार राज्य कहते थे। ये ना ब्रह्मपुर को पौरव के जो शासक हुआ करते थे, पौरव शासक आगे, पौरव शासक की पुष्टि भी होगी। तालेश्वर ताम्रपत्र को पढ़ो जाकर, वहां तो पता लगेगा यहाँ पौरव का शासन हुआ। हर्षों के पश्चात यहाँ पौरव शासक आए। कौन से शासक आए? भाई रिवीजन करना पड़े, पढ़ना ही जरूरी है, रिवीजन भी करना पड़े। यहाँ पढ़ लिया ना 2 घंटे, तो 2 घंटे घर बैठकर रिवीजन करना पड़े, जब जाकर याद हो। और लगाने पड़े एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? विष्णु होगा ना यहाँ तक? पौरव वंश का संस्थापक बताओ, कौन सा पौरव वंश का संस्थापक? अगर संस्थापक पूछा जाए ना पौरव वंश का संस्थापक, तो संस्थापक बताना कौन था? विष्णु वर्मन। विष्णु वर्मन, ये पूछा गया पेपर में सवाल। पौरव वंश का संस्थापक कौन था? विष्णु वर्मन। आगे चलो। पौरव के शासकों की उपाधि महाराजा धीराज परम भट्टाधिकारक। इसका मतलब बताऊं, टाइम लग जाएगा, याद कर लो रट्टा मारने पर। जो उनके उपाधि धारण करते थे, महाराजा धीराज परम भट्टारक, ये पहले शासक थे जिन्होंने, सुन लो, ये पूछेगा उत्तराखंड के अंदर वे कौन से पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी? वे पौरव शासक थे। पौरव शासक का उल्लेख कहां से मिल रहा? तालेश्वर ताम्रपत्र से मिल रहा। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में हुई, जब महात्मा गांधी भारत में पहली बार आए थे। पहली बार तो ऐसे 1901 में आ चुके थे। ठीक। अब पौरवों के प्रशासन की बात कर लो। किसकी बात कर लो? पौरवों के प्रशासन की बात करो। अब बताओ पौरवों के प्रशासन की बात करोगे तो बताओ, पौरवों के प्रशासन की बात करोगे तो बताओ, इसमें पहले नंबर पर लिखा हुआ पौरव शासक जिस स्थान पर निवास करते थे उसे क्या कहते थे? कोर्ट। कोर्ट कहते थे। जिस स्थान में रहते थे उसे क्या कहते थे? कोर्ट। नोट्स पर सब लिखा हुआ। सेनाध्यक्ष को कहते हैं बलाध्यक्ष। यह बात मैंने पहले बताई थी, तुम जब कालती शिलालेख पढ़ा था, पढ़ा था नहीं?
इनकी जो आय का स्रोत था, इनके पास पैसे कहां आते थे पूर्व शासकों के पास? भूमि कर, भूमि पर टैक्स लगाते थे, ठीक है। उसके बाद भूकर वसूलने वाले अधिकारी को बोलते थे मार्गक। ये पूछा जाएगा मार्गक किसे कहते थे? पूर्व प्रशासन के अंदर जो भूमि पर टैक्स वसूलता था, जिसे वर्तमान समय में तुम तहसीलदार कहते हो ना, वो टैक्स वसूलने का तो काम कर रहे हैं। सही बात यार। तो इसी तरह न्यूज बन जाओ तो भूमि पे जो टैक्स वसूलता था, मतलब हाँ भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी तो बोलते थे मार्गक। मार्गक लिखा हुआ इसमें, मार्गक को क्लिक कर दियो, बड़ा इंपोर्टेंट वर्ड है। समझ बात है। पूर्व काल में दो तरह की भूमि होती थी, एक तो केदार भूमि, एक सोरी भूमि, और दोनों पूछी हुई। केदार भूमि पता कौन सी हुआ करती थी? केदार भूमि जिसमें पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता था, सिंचित भूमि होती थी, केदार भूमि बोलते थे पूर्व प्रशासन में। उसके बाद ना जो असिंचित भूमि थी, जो बीहड़ क्षेत्र था, जहां फसलें कम मात्रा में उगती थी, जहां बेरी के पेड़, झाड़ी, जगाड़ ये सब उगते थे, उस हम क्या बोलते थे? असिंचित भूमि। असिंचित भूमि को हम सोरी भूमि भी कहते थे। कौन सी भूमि? सोरी भूमि। याद रहेगी बात यार। अब जो नाम देने वाला हूं मैं, ये दो चारों पांचों नाम पेपर में पूछे हुए। देखो इस भूमि के मापन के लिए आजकल तुम भूमि को मापते हैं तो ऐसे मापते हैं, एक कंडा होगा, दो कंडे हो गए, तीन कंडे हो गए। आजकल तो सेंटीमीटर उसमें नाप जाकर मीटर में, कितने किलोमीटर स्क्वायर, कितने मीटर का स्क्वायर का एरिया इसका, फुट में नाप। उस टाइम पे पता कैसे मापते थे? उसे मापते थे द्रोण मापन, खारी मापन, कुल्य मापन। भूमि को नापने की एक पद्धति थी, एक टेक्निक थी। समझ बात। भूमि को जिस तरह नापते थे, द्रोण मापन बोल कर देखो, द्रोण मापन, कुल्य मापन, कुल्य मापन, उसके बाद खारी मापन है। क्या है? भूमियों को नापने की एक टेक्नोलॉजी, तकनीक। या अब बताओ ब्रह्मपुर राज्य समझ में आ गया नहीं आ गया? पूर्व प्रशासन समझ में आ गया नहीं आ गया? पूर्व प्रशासन के अंदर मुझे बता दो, पूर्व प्रशासन के अंदर जो सोरी भूमि थी उसका कौन सी भूमि थी? सोरी भूमि, असिंचित भूमि। जो पूर्व प्रशासन के अंदर सेनाध्यक्ष हुआ करता था उसे क्या बोलते थे? बलाध्यक्ष। पूर्व प्रशासन के अंदर जो राजा थे उन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? पूर्व प्रशासन का जो कुल देवता था उसे बोलते थे वीरणेश्वर स्वामी। नोट्स में सब लिखा हुआ है यार, वीरणेश्वर स्वामी। आंख खोलो, नोट्स खोल लो। मैंने बताओ मुझे तालेश्वर ताम्रपत्र रहे हो, ये कौन से वंश से संबंधित है? पूर्व वंश था। ऐली तो मनी समझ में आई बात यार। मेरे अंदर जो जुनून निगम होता, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा जाऊं। अब सोच लो तुम, और तुम बैठे बैठे थक जाओ। तालेश्वर ताम्रपत्र बताओ किससे संबंधित है? पूर्व वंश। पूर्व वंश। और पूर्व वंश किस कौन से वंश के बाद आया? हर्ष के बाद। याद रहेगी बात या? अच्छा नो बताओ, जो पूर्व प्रशासन है इसके अंदर जो आय होती थी, आय इनकी आय कहां तो होती थी? भूमि पर। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलो। उसके बाद अगला आया द्रोण मापन, खारी मापन, कुल्य मापन। क्या बीमारी है? चलो 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 चलो। अब ब्रह्मपुर तो पढ़ना पड़ लिया। अब थोड़ा शत्रुघ्न पर भी बात कर लो। शत्रुघ्न सिन्हा पर, शत्रुघ्न पता लग गया? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को मिलाकर थोड़ा थोड़ा देख लो, थोड़ा थोड़ा। अच्छा नु बताओ, हुएन सांग ने क्या कहा? नु कहा जो ना राज्य की पूर्वी सीमा पर गंगा नदी है और हिमाचल प्रदेश, ये कह रहे थे यहाँ एक यमुना नदी बहती थी, गंगा नदी बहती थी, उसके उत्तर पल्ली तरफ ना साइड में एक होता था क्या, उसका एक शत्रुघ्न राज्य था। ये तो कहा कनिंगम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा रहा होगा। छोड़ दो, दोनों में तो कुछ नहीं पूछा जाने का। तो नहीं बात, इतना ही याद रख लो, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर को मिलाकर शत्रुघ्न मिलता था और कुछ नहीं पूछा जाने का दोनों मत। टाइम वेस्ट मत करो। ये जाओ गोविसान, ये काम का, ये हमारे उत्तराखंड में पड़ रहा है। ठीक, अब बताओ कन्याकुब्ज का जो तीसरा भाग था क्या कहलाता था? गोविसान। तीनों को मिला क्या बनता था? कन्याकुब्ज। ठीक, अब बताओ इसका जो तीसरा हिस्सा था क्या बोलते थे? गोविसान। लिखा हुआ ना नोट्स में। गोविसान का पुराना नाम क्या है? काशीपुर। काशीपुर। तुमने काशी के साथ धोखा किया है। कौन विचार डायलॉग है? तुमने 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 तो हमारा गुरूर ही छीन लिया है। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? काशी। काशी पिक्चर नहीं है, बाजीराव मस्तानी ने, काशी ने कहा था बात, क्योंकि काशी ने उसने बाजीराव ने धोखा दे दिया था उसे। मस्तानी के साथ उसकी लव स्टोरी चल गई थी, अफेयर चल गया था उसका। अफेयर क्या लव स्टोरी मान लो। किसी भी इंसान को शादी के बाद ही प्रेम हो सकता क्या? शादी के बाद प्रेम नहीं हो सकता। किसी लड़की को शादी के बाद प्रेम हो सकता नहीं हो सकता? वर्तमान समय का समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा मानना हो सकता। ये कमेंट में बताओगे? ठीक, बात मत करो। काशीपुर पता लग चुका है? देखो ये कनिंगम मान नहीं रहा। देख लो चिंगम क्या बकवास क्षेत्र। चिंगम देखो क्या कह रहा है? चिंगम कनिंगम। कनिंगम पता क्या कह रहा है?
यू कह रहा है जो गोविसाण है ना, नु कह रहा सारे इतिहासकार झूठ बोल ले। हमने कहा क्यों, क्या कह रहे हैं? नु कह रहे कनिंगम हेलो हेलो यो गोविसाण है ना, यू कह रहे गोविसाण में यूपी आज का वर्तमान समय का जो पीलीभीत जिला, वो भी रामपुर भी वहीं पड़ा दिख, वो भी इसमें ही आवा था पहले। ठीक, लेकिन पूछने का नहीं घबराओ ना, तू पूछ रहा कनिंगम कौन इतिहासकार? ये सन्नो कनिंगम के अनुसार काशीपुर में, छोड़ दो भागो चलेगा। एक लाइन लिखी हुई नोट में, मैंने नोट में लिख रखी, नोट्स के अंदर, नोट खोल लो, मैं भी कह रहा हूं। ठीक, देवप्रयाग में हिंडोला खाल, पहले उन्होंने बताओ देवप्रयाग कहां पड़े? टिहरी में। यहां से हिंडोला खाल में पलेटी का सूर्य मंदिर, हिंडोला खाल, हिंडोला हिंडोला खाल, हिंडोला खाल के अंदर पलेटी, पलेटी नहीं पलेठी, पलेठी का सूर्य मंदिर। कौन सा पलेठी का सूर्य मंदिर? कहां सी? देवप्रयाग के अंदर। देवप्रयाग कहां पड़े? टिहरी के अंदर। यस और नो? अब सवाल है 7वीं 8वीं शताब्दी का मंदिर है, 7वीं और 8वीं शताब्दी का। मेरे नोट्स को बार बार पढ़ते रहो, मैं भी कह रहा हूं तुम। ठीक, 7वीं 8वीं शताब्दी का बनाया था किन? कल्याण वर्मन और नरपति वर्मन ने बनवाया था। एक तो बनवाया था कल्याण वर्मन और नरपति वर्मन, इन्होंने बनवाया था। याद रहेगी बात? या बोलो स्वाहा। उसके बाद में हमारा ये प्राचीन काल तो हमारा खत्म हो चुका। अब कत्तूरी वंश हमारा आ चुका, करतरपुर राज्य अब शुरू होगा। मैंने कहा था ना करतरपुर राज्य में बाद में निकाल कर पढ़ाऊंगा। अब देखो करतरपुर राज्य में कहां से कहां तक कितने सालों का इतिहास पढ़ने वाले हैं? 350 सालों का इतिहास पढ़ने वाले। ठीक, तो करतरपुर राज्य यहां तक हमारा मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा काल? कुछ लोग इसमें ऐड कर ले, मैं मध्यकाल पढ़ाऊंगा। 3 परिवार पढ़ेंगे हम कत्तूरी राजवंश के, प्रथम परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार। एक सवाल पक्का बनेगा यहाँ तक। आज मैं यही रोक दूं। ठीक, एक इंसान की लिमिट हो ना। ठीक, बस आज के एपिसोड में इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।